चलें शुरू करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को कल यहाँ तक पढ़ाया था, वो कन्वर्जन तक पढ़ाया था मैंने। आप लोगों से कहा था कि वो एक दफा चेक कर लीजिएगा। जिस बच्चे को समझ नहीं आई उसको मैंने पर्सनल मैसेज भी कर दिया था। स्टिल मैंने आज फिर एक पिक्चर भेजी थी ग्रुप में कि वो अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आती तो वो उसको देख ले। वो आसान तरीका कार था, सिंपल था। वन क्यूरी इज इक्वल टू दैट्स वन इन डिसइंटीग्रेशन, और वो बैक्टरल के इक्वल है। यानी इतने बैक्टरल होंगे तो वो वन केरी के इक्वल होगा। तो अगर अगर वन बैक्टरल निकालना है केरी से, तो आप क्यूरी को क्या करते हो, बैक्टरल के जितने भी यूनिट्स हैं वो क्यूरी की तरफ ले जाओगे, वो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। सिंपल कन्वर्जन थी, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है लास्ट, एक लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में आप लोगों ने कहा था वो प्रोसीजर है या वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आपके जो अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि उनके न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से रेडिएशन को अमिट करवाते हैं। तो वो जो रेडिएशन अमिट करने के बाद जितने भी नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ एटम, आपको बताया था कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, अपने न्यूक्लियस को स्टेबल की तरफ लेके जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। तो उस प्रोसीजर के दौरान वो कहता है कि जितने भी एटम डिसइंटीग्रेट होते हैं उसको रेडियो एक्टिव लॉ की फॉर्म में कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करता है। इस स्टेट एट द रेट ऑफ डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके डिके का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस नंबर ऑफ एटम के जो कि उस वक्त प्रेजेंट है। अच्छा, सबसे पहले तो उस वक्त जो प्रेजेंट होंगे उन नंबर ऑफ एटम्स को एन नॉट से, कुछ लोग एन नॉट से लिखते हैं, कुछ उसको एन से ही शो करवाते हैं। तो उस जो डिके रेट से मुराद ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 5 ग्राम, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी मौजूद है किसी भी एलिमेंट की जो कि अनस्टेबल है, उसके अंदर से रेडिएशन एमिट हो रही है, तो जितनी भी उसकी क्वांटिटी होगी उसके नंबर्स कैलकुलेट किए जाते हैं उस वक्त जो प्रेजेंट है। तो वो एटम उसके बाद वो एलिमेंट वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू करता है, डिके करना शुरू करता है, अपने अंदर से रेडिएशन को एमिट करता है और दूसरे किसी स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो ये जो प्रोसीजर है इसके दौरान क्या कहता है कि एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं या डिके हो रहे हैं, उसका जो रेट है, यानी कि रेट होता है टाइम से डिवाइड करके जो आंसर आता है, रेट ऑफ डिके ऑफ, ये है, ये आपके ओरिजिनल आइटम थे, उनके जो डिके का रेट है टाइम से डिवाइड करके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके नंबर ऑफ, ये एन जो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ दैट एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हो कि आपने इस वक्त उसका डिके रेट फाइंड करना है, उस वक्त जितने एटम प्रेजेंट होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के बाद आप क्या करते हो कि आप कहते हो कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया जाता है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है लैम्डा। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया। वैसे ये अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इस लॉ की लिखी जाए तो वो है डी एन ओवर डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करके इक्वल का साइन लगाया है और साथ एक कांस्टेंट आता है जिसे आप लोग डिके कांस्टेंट कहते हो। डिके लैम्डा इज अ डिके कांस्टेंट। अगर इसी डिसइंटीग्रेशन रेट को फर्दर इसको सॉल्व किया जाए तो इसकी एक नई फॉर्म आती है, वो है एल एन इज इक्वल टू एन नॉट। इसको इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, इंटीग्रेट से आप लोग डेरिवेशन और इंटीग्रेशन से अगर वाकफ नहीं है तो आप सिर्फ इसकी लास्ट वाली फॉर्म याद रख लें, वरना ये करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोग इधर से एन को उठा के इधर ले आते हो, डी टी उस तरफ चला जाता है। ठीक है, यहाँ से एन जो है ना, ये वाला एन इधर आ जाएगा और ये डी टी उधर चला जाएगा। फिर इनकी इंटीग्रेशन करवाई जाती है और इंटीग्रेशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ये आता है, एल एन ऑफ एन नॉट ओवर एन इज इक्वल टू लैम्डा टी। यहाँ पे जो एक गलती मैंने थोड़ी सी, यहाँ पे ना नेगेटिव का साइन आना है ये वाली इक्वेशन में, आपको ठीक होके मिलेंगी, ये आप टेंशन ना लें। यहाँ पे नेगेटिव का साइन होता है, इसलिए यहाँ पे जो इक्वेशन फाइनल आती है वो एल एन ऑफ एन नॉट ओवर एन इज इक्वल टू लैम्डा टी। एन नॉट जो है वो ओरिजिनल नंबर ऑफ, यहाँ आप लोग को इनिशियल नंबर ऑफ एटम है जो डिके होने से पहले मौजूद थे, और ये जो नीचे वाले एन है ये डिके वाले नंबर ऑफ एटम है जो डिके हो चुके हैं उसके बाद जो जितने बचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक बात याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज भी बड़ी दफा आया हुआ है कि ये हमेशा डिके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, तो वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। जब मैं आपको काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तो आपको खुद अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि ये फर्स्ट है, सेकंड है या जीरो ऑर्डर है। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। फर्स्ट इक्वेशन में आता है इस वाली में, ये वाली में, इसमें माइनस आना है क्योंकि डिके रेट है। डिके रेट से मुराद क्या है कि आपके नंबर ऑफ एटम डिके होने के बाद कम हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है पहली इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में तो वो माइनस साइन कैंसिल आउट होता है, तभी एल एन ऑफ एन नॉट ऊपर जाता है और एन नीचे आ जाता है।
तो ये घबराना नहीं है आप लोगों ने। फिर अगर मैं इसी इक्वेशन को अगर यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में देखा जाए, अगर आप लोगों को ग्राफ की फॉर्म में देखा जाए, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल के देख के इतना मतलब घबराने की कोशिश नहीं करनी। यहाँ पे देखें, अगर एल एन को खत्म किया जाए, तो आप लोग कहते हो कि बोथ साइड की आप लोग एक्सपोनेंशियल ले लोगे, तो एल एन और एक्सपोनेंशियल तो खत्म हो जाएगा इस तरफ से, इस तरफ वाली साइड से इक्वेशन के। इधर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा टी। ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ द लैम्डा टी आपको नजर आ रहा है ना, तो ये कुछ इसी तरह से आया हुआ है। तो आप अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा टी इस तरफ आ जाएगा, और ये एन इस तरफ चला जाएगा। उसमें आप लोगों ने घबराने की कोशिश नहीं करनी, ये बस सिर्फ और सिर्फ एल एन को खत्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल लिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसी लॉ की फॉर्म यहाँ पे भी ग्राफ में भी दिखाई गई है। ये ग्राफ ये शो करता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, आपके जो एलिमेंट अनस्टेबल था, जिसके अंदर से रेडिएशन एमिट हो रही थी, वो क्या करते हैं, उसके नंबर ऑफ एटम या नंबर जो ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, वो जो इतने थे, यहाँ से डिके करना शुरू करते हैं। डिके करते जाएंगे करते जाएंगे। आपने कहा था एक वक्त आता है हाफ लाइफ, जिसे आप लोग कहते हो, जिसपे आधी अमाउंट डिके हो जाती है, उसके बाद फिर आधी अमाउंट डिके होती है। और ये ग्राफ इसी तरह से चलता रहेगा, कम होता जाएगा, बट ये हमेशा पैरेलल रहेगा, अनटिल अनलेस के पूरे का पूरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जहाँ वो डिके ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं मिसाल दे रही हूँ, अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं, मैं सिर्फ क्वांटिटेटिवली एक मिसाल देने लगी हूँ कि 5 ग्राम मिसाल के तौर पर आपके पास चीज है, और वो आप कह दें कि इसकी हाफ लाइफ 10 दिन है। तो आप कहोगे अच्छा जी, 5 ग्राम जो आपके पास चीज है, 10 दिन के बाद वो कितनी रह जाएगी, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम रह जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आपको हो ना, हाँ अगले 10 दिन के बाद वो जीरो हो जाए, तो वो गलत बात कह रहे हो, क्योंकि तब हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ स्टार्ट होगी। 2.5 ग्राम का हाफ करोगे तो वो 1 समथिंग आएगी, 1.25 आएगी। तो वो 1.25 रहेगी अगले 10 दिनों में, फिर उससे अगले 10 दिनों में 1.25 का हाफ होगी। तो हाफ लाइफ का मतलब ये है कि आपकी क्वांटिटी फिलहाल जितनी प्रेजेंट है उसको हाफ करना है। ये नहीं कि फुल क्वांटिटी जो 5 है, शुरू पे जो 5 थी उसी को हाफ करना है और 2 दफा करेंगे। अगर इस तरह होता तो फिर 2 दफा ही चीज कंज्यूम होती है, और फिर आपका वक्त गुजर जाता, मतलब वो चीज जो रेडियो एक्टिव एटम है, एलिमेंट है, वो टोटली जीरो हो जाता। बट ऐसा नहीं होता, रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो कहीं पे मौजूद हो, तो वो तो सालों और सदियों तक भी वहीं पे मौजूद रहते हैं। जैसे यूरेनियम हो गया और कार्बन डेटिंग हो गई। कार्बन डेटिंग का अंदाजा कैसे लोग लगा लेते हैं, उम्र, मतलब आप लोग किसी चीज की एज फाइंड कर लेते हो, पत्थरों की, स्टोन्स की, और इस तरह से जो ये दरख्तों की। इसका तरीकाकार यही है, क्योंकि वहां पे मौजूद जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके अंदर चला जाता है, उसकी जो हाफ लाइफ है, उसकी ओरिजिनल अमाउंट की हाफ होती है। मतलब एक दफा ओरिजिनल अमाउंट जो प्रेजेंट है, जितनी वो होगी उसका हाफ, फिर वो जो हाफ हो चुकी होगी ना, उसका हाफ लेंगे। ये नहीं करेंगे कि दो दो ही दफा में काम खत्म करते हैं, ठीक है। ये बात तो आप सब लोग को पता होगी। मैं होप करती हूँ कि ये सारी बातें पता होगी, ठीक है। बस अभी आपको रेडियो एक्टिव लॉ का जो पहला लॉ था कि आपका डिके जो कांस्टेंट है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, वो हमेशा हमेशा उसके मौजूदा एटम, या आप लोग कह सकते हो इनिशियल नंबर ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो बात याद रखने वाली है, एक तो ये बात बहुत गौर से याद रखनी है कि ये फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, और यहाँ पे ये जो बात लिखी हुई है कि ये लैम्डा जो है डिके कांस्टेंट होता है, और इसका हाफ टाइम के साथ इसका क्या रिलेशन है, वो भी आप लोग अभी देखोगे। टी अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/t ln ऑफ एन नॉट ओवर एन हो जाएगा, तो लैम्डा रह जाएगा। वो अगली इक्वेशन, अगली स्लाइड देखेंगे ना, आपको बताता चलेगा, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे दो चीजें मैंने बयान की हुई है, ये है हाफ लाइफ और एक है एवरेज लाइफ। पहले आप हाफ लाइफ जरा समझिएगा, फिर मैं आपको पीछे वाली स्लाइड पे लेके जाती हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये वो टाइम है जिसमें आप लोग कहते हो कि इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाए। मैंने नहीं लिखा कि आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट थी, जो आपने पहली दफा में ले ली, यानी 10 ग्राम ली या 5 ग्राम ली या जितने भी ली, आप उसका हाफ करते जाओ, फिर तो दो हाफ लाइफ चलेंगे और फिर काम खत्म हो जाएगा। मैंने कहा इनिशियली प्रेजेंट आप उससे शुरू करो, 5 से आप लोग 2.5 पे आए हो, और 2.5 के बाद अब ये जो 2.5 है, ये आपकी इनिशियल अमाउंट है, और इसकी हाफ लाइफ आप लोग चेक करोगे, ठीक है। तो हाफ लाइफ वो टाइम, वो दौरानिया जिसके दौरान आपकी जो आपके पेरेंट एलिमेंट है वो डाटर के अंदर चेंज हो जाए, और वो कितने परसेंट चेंज हो, वो 50% चेंज हो जाए, हाफ अमाउंट जो है ना उनकी कन्वर्ट हो जाए डाटर न्यूक्लियर के अंदर। तो ये जो काम होता है इसको हाफ लाइफ कहा जाता है। इसकी ये वाली इक्वेशन है ना, मैं आपको समझाती हूँ ये कहाँ से आई है। और ये पीछे वाली अगर मैं इक्वेशन चलते हैं, ये देखें, यहाँ पे देखें, ये एन नॉट जो है ये है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, और एन जो है वो डिके एटम है। अच्छा जी, आप लोगों ने कहा हाफ लाइफ टी हाफ कब होगा, जब ये जो एन है ये एन नॉट ओवर 2 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम से हाफ हो जाएंगे, यानी ये वाला जो एन है ये हो जाएगा एन नॉट ओवर 2,
ये समझ आ रही है आप लोगों को कि एन नॉट ओवर टू हो जाएगा। हाफ लाइफ वो वक्त जिसके दौरान जो डिके है वो एन नॉट ओवर टू के बराबर हो जाए, यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम के हाफ के बराबर हो जाए। तो ये वाला एन जो हो जाएगा वो होगा एन नॉट ओवर टू। एन नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा वन ओवर टू, जो कि बिल्कुल ऊपर जाएगा तो एल एन ऑफ टू हो जाएगा। अब अगर आप लोग कैलकुलेटर पे एल एन ऑफ टू को क्लिक करो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आता है 0.693। इक्वेशन के इस तरफ रह गया 0.693। इक्वेशन के मैम ये दोबारा बताएं कैलकुलेशन कैसे आपने नीचे एन नॉट कहा है? एक मिनट देखें। वो थी इक्वेशन है एल एन ऑफ एन ओवर एन नॉट, एन नॉट ओवर एन इक्वल टू लैम्डा टी। हाफ लाइफ वक्त जब होगा, इसका मतलब होता है कि आपके जो डिके एटम है वो अपनी ओरिजिनल से आधे हो जाए। ठीक है, ये जो एन है ये वाला है। हाफ लाइफ का मतलब है कि जो डिके है, आपके जितने भी नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे हैं वो ओरिजिनल एटम से आधे रह जाए। 10 ग्राम चीज ली है तो वो 5 ग्राम रह जाए। तो इस एन की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एल एन इज इक्वल एल एन ऑफ एन नॉट ओवर एन नॉट ओवर टू इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पे आएगा टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ। ठीक है, ये एन नॉट इस एन नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी आपके पास ये जो वन ओवर टू है ये ऊपर जाएगा तो ये एल एन ऑफ टू हो जाएगा। इतनी समझ आ गया आपको? अब आप कैलकुलेटर पे एल एन ऑफ टू लेंगे तो ये आंसर आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू। तो ये जो टी हाफ का फार्मूला मैंने वहां पे उस स्लाइड में लिखा हुआ है ना, वो इस तरीके कार से आया हुआ है। ठीक है, मैं चैट चेक कर लेती हूँ, अगर समझ आ गया है तो डन कर दें इसे। यस मैम, ओके। एक बच्चा और मैम भी लिख है। लीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। मैं कह रही हूँ नोट करने में बस। हो गया मैम। जी डन। अच्छा जी, ये फिर आप फार्मूले की आप लोगों को समझ आ गए होगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। ठीक है, अब इसका नीचे वाली जो लाइन लिखी है ना, इट टेक्स लेस टाइम, इसका कंपैरिजन में पढ़ते हैं फिर आपको समझ आएगी कि ये मैंने लेस टाइम वाला क्यों बात लिखी है। अब एवरेज लाइफ की तरफ आते हैं। एवरेज लाइफ क्या थी? कहता है कि जब मैं अगर किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लेता हूँ तो वो मैं उसके डिके करने का चलो इंतजार करता हूँ। हाफ लाइफ, वन हाफ लाइफ गुजरती है, टू हाफ लाइफ, थ्री हाफ लाइफ, लेकिन बहुत ज्यादा हाफ लाइफ गुजरती जाती है लेकिन वो डिके नहीं होता, टोटली डिके नहीं हो रहा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर यूरेनियम की ही बात करें या कार्बन की बात करें तो उनके तो 7600 ईयर्स लगते हैं उसकी हाफ लाइफ के लिए। तो कहता है कि अच्छा ऐसा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एवरेज लाइफ ले लेता हूँ। मैं हर दफा हाफ लाइफ का इंतजार नहीं कर सकता कि वो टोटली कब डिके होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसको कितने साल लग जाएंगे। तो उसका वेट करने के बजाय वो एक एवरेज लाइफ लेते हैं। एवरेज लाइफ से मुराद ये होता है कि लाइफ टाइम होता है, एक जैसे हाफ लाइफ टाइम होता है ना, इस तरह एवरेज लाइफ टाइम होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें तकरीबन इसका मीन लिया जाता है कि कितने डिके हो रहे हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होता है, फर्ज कर लिया जाता है कि ये इतने परसेंट डिके हो जाए तो मेरा एवरेज सा एक वेट निकला है। वो एवरेज जो मीन लाइफ होता है वो तकरीबन 63%, अगर ओरिजिनल एटम से डिके होने में जितना टाइम उसको लगता है उसको उसका एवरेज लाइफ कहा जाता है। ये जो 63% है ना, ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये कैसे ली जाती है, इसकी इंटीग्रेशन की जाती है। टाइम जीरो से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक लिया जाता है, और उस दौरानिए के उस जो ड्यूरेशन है जीरो से इन्फिनिटी तक जितना भी ड्यूरेशन बनता है उस दौरान जितने भी नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट होते हैं या आप उसे कह सकते हो कि डिके करते हैं, उस दौरानिए को जो वो लाइफ टाइम दिया जाता है उसको एवरेज लाइफ किया जाता है। और ये जो उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू दी है वो है 63%। तो हाफ लाइफ बेसिकली है 50%। आप जब चीज डिके करती है तो तब कितना टाइम होगा, और जो एवरेज लाइफ है वो 63%। जब चीज डिके करेगी तो उसके दौरान जितना टाइम होगा उसको एवरेज लाइफ कहा जाएगा उसका। इसका है कि आप 50% आधी चीज रह जाए तो जितना आपका टाइम लगेगा वो आपका हाफ लाइफ टाइम होगा, और अगर 63% चीज डिके कर जाए उसके बाद जितना टाइम ड्यूरेशन होगा उसको एवरेज लाइफ कहा जाता है।
ये इसकी डेफिनेशन ही ये है, मैंने इसकी डेफिनेशन अगर उसके अंदर ही लिखी होती ना, इसकी डेफिनेशन ही ये है। एवरेज लाइफ इज द टाइम विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल है। एवरेज टाइम इज रेसिप्रोकल ऑफ द डिके कांस्टेंट। लैम्डा को आपने डिके कांस्टेंट कहा था। 50% चीज डिसइंटीग्रेट होने के लिए कम टाइम लेगी, ये वाली बात अब आपको समझ आ जाएगी। इट टेक्स लेस टाइम टू अचीव द हाफ लाइफ, क्योंकि ये 50% ही के है, ये है 63%। तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब क्वेश्चन जो आता है ना, वो या तो ये क्वेश्चन आता है कि हाफ लाइफ आपको निकालने के लिए कह देते हैं, आसान सी वैल्यू देते हैं लैम्डा की, और इसका हाफ लाइफ कह देते हैं या एवरेज कह देते हैं, कि आपको लैम्डा की वैल्यू पीछे वाली इक्वेशन से भी निकालने को कह सकते हैं, या डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू से हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ कह देते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अलग अलग वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो, और एक तरीका का ये है, इनका आपस में जो रिलेशन है ना हाफ लाइफ और टी एवरेज का, वो है 1.44। आप इसको क्या करो, इसको लादा कर दो, 1/लैम्डा कर दो, इसको 0.693 मल्टीप्लाई बाय 1/लैम्डा। तो 1/लैम्डा की जगह टी एवरेज लग जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.693 से। तो अगर 0.693 इसके साथ रखा जाए, वो कहता है इसको जब किया जाता है तो ये आता है टी हाफ इजिकल टू 1.44 टी एवरेज। ये इसकी कैलकुलेशन मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। छोटी सी है वो, मतलब अगर आप खुद भी करें तो कोई मसला नहीं है, वैसे मैं कहते हैं तो मैं कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं है इसे। ये जो रिलेशन है टी हाफ इजिकल टू 1.44 टी एवरेज, ये इन दोनों के दरमियान रिलेशन है। अगर आपके पास टी हाफ दी हुई है तो आप डायरेक्ट टी एवरेज भी निकाल सकते हो, अगर टी एवरेज दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट जो है टी हाफ भी निकाल सकते हो। इस फार्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि समटाइम वो क्या करते हैं, वो लैम्डा की वैल्यू ही नहीं देते। लैम्डा हो तो आप दोनों लैदा लैदा निकाल सकते हो, बट लैम्डा ना हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। एक टाइम एवरेज है, इस ऐसे भी तो कर सकते हो ना, टाइम एवरेज से आप लैम्डा निकालो, फिर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करो और फिर टी हाफ निकाल लो। लेकिन एक डायरेक्ट तरीका का ये है कि टी हाफ है या टी एवरेज है तो डायरेक्टली उसको 1.44 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास टी हाफ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जी। कंफ्यूजन है यहाँ तक? मैम इसमें एक बात बता दें जी कि जी। अगर हम हाफ लाइफ को इतना ज्यादा मतलब हम कह रहे थे कि हम इतना वेट नहीं कर सकते 50% डिके होने के लिए, तो फिर 63% पे क्यों गए हैं इस चीज के नहीं लिए? नहीं, आप ये देखो, हाँ फिर आप कहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहती हूँ कि एक एलिमेंट है, आपने लेबोरेटरी में रखा हुआ है और उसकी हाफ लाइफ फर्ज कर लो कि 20 दिन है, ठीक है। 20 दिन है तो वो क्या करते हैं कि अच्छा एक 20 दिन में, और उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, वो पहले फर्स्ट हाफ लाइफ देखेगा, फिर सेकंड हाफ लाइफ देखेगा, थर्ड हाफ लाइफ। मैं ये कह रही हूँ कि उसकी हर दफा हाफ लाइफ नहीं काउंट कर सकता। एक हाफ लाइफ तो बंदा देख ले, दूसरी हाफ लाइफ, हाँ बिल्कुल ठीक है, 50% डिसइंटीग्रेट होने का इंतजार नहीं कर रहा तो फिर वो वहां पे क्यों करेगा। लेकिन ये जो बात है ना, ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लेवल पे क्या करते हैं कि हाफ लाइफ, वो उसको 3-4 दफा हाफ लाइफ देखनी पड़ती है। मैंने कहा ना, 5 से वो 2.5 पे आएगी, 2.5 से वो 1.25 पे जाएगी। ये दो डिफरेंट हाफ लाइफ है, लेकिन वैल्यू उसकी जीरो तो नहीं हुई ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो जीरो तो नहीं हो गया डिके होने के बाद। तो वो क्या करते हैं, वो फिर एवरेज निकाल लेते हैं, यानी 63% का एक ही दफा डिसइंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो एवरेज जो हाफ लाइफ या एवरेज टाइम होता है ना, वो बाकी इसकी हाफ लाइफ से बेहतर होता है। क्योंकि वो हर दफा एक काउंट करेगा, दो काउंट करेगा, तीन चार तक वो काउंट करता है, उसके बाद वो छोड़ देता है। तो हर दफा हाफ लाइफ काउंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ड्यूरेशन तो वही चाहिए, और हमारा मटेरियल जो है वो हर दफा आधा रहता है, किससे, अपनी ओरिजिनल मोड जो उसकी इनिशियल मोड है, जो हर दफा हाफ हो चुकी होती है, इसलिए वो एवरेज लाइफ लेते हैं ज्यादातर। मैम ग्रुप है कोई फिजिकल का, एडमिन ग्रुप पे प्लीज मुझे ऐड कीजिएगा, ठीक है। आप फरियाद, आपने आपके पास अगर मेरा नंबर है तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आपका नंबर ऐड करवा दूंगी। आप अभी तक ऐड भी नहीं है कुछ बच्चे, मुझे अभी पता चल रहा है, ठीक है। सेकंड है, ये जो दूसरा लॉ है रेडियो एक्टिविटी का, वो है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसका जो पीछे कल मैंने पढ़ाया था ना, अल्फा बीटा गामा, वो बेसिकली पढ़ाने का मकसद यही था कि मैं आपको ये वाला लॉ समझा दूं, क्योंकि मुझे पता है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सबको पता होती है, लेकिन एक चीज जो नहीं पता होती वो ये होती है कि मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आएगा कि एक आपके पास पेरेंट न्यूक्लियस, उसको एक्स से शो कर सकते हैं, और फिर आगे एरो लगा के आगे वाई यानी कि डॉटर न्यूक्लियस, और उसके आगे लिखा होगा कि इसमें से अल्फा निकल रहा है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो वाई है इसका कितना फर्क पड़ेगा। तो बेसिकली मैं इसको समझाने से पहले ना इसकी नेक्स्ट स्लाइड देखें, ये देखें, ये है एक आपके पास पेरेंट न्यूक्लियस, इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकला। यहाँ तो मैंने हीलियम लिख दिया ना, इस ये अल्फा ही होता है। अल्फा जो हीलियम का न्यूक्लियस है वो अल्फा के बराबर है। अल्फा के
दो प्रोटॉन और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर आपके किसी भी न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल रिलीज होंगे, तो उसका एटॉमिक मास 4 गुना कम हो जाएगा, मतलब उसमें -4 हो जाएगा, 4 गुना नहीं, -4 हो जाएगा, और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो -2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता 90, तो उसका एटॉमिक नंबर जो डॉटर बनती थी अल्फा पार्टिकल को रिलीज करने के बाद, तो वो 90 से कम होके 88 हो जाता। और ये अगर आपका होता 120, नहीं 120 तो नहीं होगा, 160, तो 160 से फोर उसके अंदर से निकाल दो तो वो हो जाएगा 156। यानी अल्फा पार्टिकल जब भी निकलेगा तो उसका एटॉमिक नंबर 2 टाइम पीछे आ जाएगा और उसका एटॉमिक मास 4 टाइम पीछे आ जाएगा। यहाँ देखें, ये यूरेनियम के एग्जांपल है 92 से 90, क्योंकि अल्फा अल्फा पार्टिकल निकले हैं। आगे रेडियम है, ये भी कितना हुआ, ये रेडॉन से गया है, ये 88 है, यहाँ पे 86 है, ये 88 है, यहाँ पे गलती है, ये 88 है। आगे देखें, पोलोनियम से लेड में गया है, 84 से 82 हो गया है। ये तो हाँ पोलैंड था, पोलिनियम ठीक है। ये 94 है, ये 92 गया है, यहाँ पे 82 था, ये 80 गया है, और ऊपर भी देखे 4 4 के लिहाज से कम होता जा रहा है सबका। क्यों? क्योंकि इनके अंदर से अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं। अल्फा पार्टिकल जब भी किसी चीज से निकलेंगे, पहले आपने देखना क्या है, इक्वेशन आपको दी होगी, कुछ इस फॉर्म में भी दे सकते हैं या इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। आपने देखना है कि अल्फा पार्टिकल निकला है या कोई और पार्टिकल निकला है। जब आपने देख लिया कि अल्फा निकला है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसके एटॉमिक नंबर में से -2 करोगे, एटॉमिक मास में से -4 करोगे, और आंसर आपके पास आ जाएगा। एलिमेंट नहीं वो पूछेंगे, वाई की फॉर्म में पूछ सकते हैं, एलिमेंट भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये चीज जो है ना सबकी चेंज होगी, ये वाली। तो आपको याद ये रखना है। अब जरा ये पीछे जाएं तो अब आपको ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ समझ आएगा। पहली बात अल्फा वाले की बात करते हैं। कहते हैं दिस लॉ डिस्क्राइब द deposition ऑफ द डाटर एलिमेंट, deposition ऑफ द डाटर एलिमेंट व्हेन इट इज ट्रांसम्यूटेड फ्रॉम द पेरेंट न्यूक्लियाई। डिपोजिशन का मतलब ये है कि आपके पास एक पेरेंट एटम है, उसके अंदर से अल्फा निकला है, तो कहता है अल्फा निकलने की वजह से पेरेंट एटम 2 हिस्से पीछे चला जाएगा। वो 2 हिस्से पीछे क्यों गया है? क्योंकि आपने कहा उसका एटॉमिक नंबर 2 माइनस कर दो, तो वो पीरियोडिक टेबल में डी पोजीशन होकर अपनी पोजीशन से हटकर एक यहाँ पे, अगर एक उसके अंदर से उसका एटॉमिक नंबर कम होता, फॉर एग्जांपल ये है 92, ये 91, और जब 2 माइनस कर लोगे तो वो 90, वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन उसका एटॉमिक मास भी 4 - 4 होता है, तो वो इसलिए वहां पे जितना भी वो जिस लिहाज से भी होगा, बस आपने इसकी डिस्पोजिशन यहाँ से याद रखनी है, क्योंकि आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया गया है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि अल्फा पार्टिकल निकला है, तो पेरेंट एटम से डाटर एटम की तरफ जाने के लिए वो कितनी डिस्पोजिशन करेगा, वो बेसिकली 2 टाइम्स पीछे आएगा, 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाली, अब मैं बीटा नेगेटिव पार्टिकल की बात करती हूँ। अल्फा वाले की तो आपको समझ आ गई होगी ये वाले पॉइंट की। अब बीटा की बात कर लेते हैं। बीटा के 2 केस हैं। हाँ, पहले गैमा की कर लेते हैं। गैमा में ना कोई पेरेंट एटम जो है ना, वही जितना पेरेंट एटम होता है वही डाटा रहता है, उसके अंदर से कोई चीज नहीं निकलती। ठीक है, वो वहीं पे रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। जब आपको गैमा निकालते हो ना उसके अंदर से रेडिएशन, तो वो अपनी पोजीशन ही चेंज करता। हाँ, वो एक्साइटेड स्टेट से, आपने कहा था स्टेबल स्टेट में आ जाता है, वो वहीं पे रहेगा, उसकी पोजीशन नहीं चेंज होती। जब पोजीशन सिर्फ 2 ही केस में चेंज होगी, अगर आपके अंदर से उस सॉरी उस एलिमेंट के अंदर से या उस अनस्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर से अल्फा निकला है या बीटा निकले हैं। बीटा 2 तरह के होते हैं, वो दोनों केस में आपको समझाती हूँ। एक होता है बीटा नेगेटिव, ये बीटा नेगेटिव, और एक होता है बीटा पॉजिटिव। ठीक है, अगर तो कहता है इज लॉस्ट अ न्यू एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर इंक्रीज्ड बाय द यूनिटी। अगर बीटा नेगेटिव निकलेगा उसके अंदर से, तो वो हमेशा अपने पेरेंट जो डॉटर है, वो अपने पेरेंट से एक कदम आगे चली जाएगी, 1 स्टेप आगे चली जाएगी। और अगर आपके अंदर उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर से बीटा पॉजिटिव निकले, तो वो एक कदम, एक स्टेप पीछे चली जाएगी। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ ग्रुप डिस्प्लेसमेंट ला के। यहाँ पे देखें, ये आपके पास बीटा पॉजिटिव निकल रहा है। बीटा पॉजिटिव में आपने कहा था अटोमिक अपना जो पेरेंट से ना एक कदम पीछे हो जाएगी। ठीक है, तो Z-1 यानी एटॉमिक नंबर में से एक नंबर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, पोटाशियम था, उसके अंदर से बीटा पॉजिटिव निकला, तो ये 19 से 18 की तरफ चला गया और ये ऑर्गन बन गया। नीचे वाली भी एग्जांपल चेक कर लीजिएगा। और लास्ट पे यहाँ देखें, बीटा नेगेटिव में क्या हुआ था, एक एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव निकलेगा बीटा नेगेटिव, तो एक एटॉमिक नंबर बन जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर पॉजिटिव निकलेगा तो वो एक एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। ये बेसिकली इनके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनके आपस में कॉम्बिनेशन से ये बीटा बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन फर्क पड़ता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये इंक्रीज करवाता है, ये डिक्रीज करवा देता है।
तो ये 88 से 89 हो गया। बीटा नेगेटिव जब भी निकलेगा ध्यान से देखना है, अगर उसने बीटा पार्टिकल निकाला है तो आपने उसका साइन देखना है। अगर नेगेटिव साइन है तो आप लोग उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करोगे, अगर उसका पॉजिटिव साइन है तो आप उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर दोगे। तो ये एग्जांपल यहाँ तक चेक कर ले, जिस अगर एक भी कोई एग्जांपल में है गलती तो देख ले, वरना मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। जी, यहाँ तक बात सबकी क्लियर है? किसी को कोई बात पूछनी हो तो वो पूछ सकते हैं। हम्म, मैम नेगेटिव जो आपने कहा है कि नेगेटिव साइन हमें इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बताएगा, हाँ जी। तो यहाँ इक्वेशंस में तो दोनों में नेगेटिव साइन आ रहा है, एक में Z-2 है, एक में Z-1 है, लेकिन एक में डिक्रीज हो रहा है, एक में इंक्रीज हो रहा है। किसमें? ये अल्फा पार्टिकल की बात है, ये अल्फा पार्टिकल की है। ये बीटा पॉजिटिव है जिसमें कम हो रहा है, ये बीटा नेगेटिव है। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे पेरेंट और डॉटर वाली इक्वेशन नहीं लिखी गई, तो आप लोग खुद लिख लो। आप कॉपी पेंसिल पास सबने रखी है, लिखो, मैं लिखवाती हूँ। एक्स, इस तरह से एक्स और जी ए लिख लो, और इसी तरह से वाई। लेकिन ये चीजें लिखना भी, ये मैं लिखवाती हूँ। ये सारी इक्वेशन बिल्कुल इसी तरह से लिख लो, सिर्फ बीटा नेगेटिव लिखना। बीटा नेगेटिव लिखो, मैं आप लोगों को बाकी इक्वेशन समझा देती हूँ। ये बीटा पॉजिटिव की बात है, नीचे वाली बीटा नेगेटिव की बात है। लिख लिया आपने यहाँ तक इक्वेशन अपनी कॉपी में? इसके लिए मैम जी, ये तो लिख लिया पूछे। है। जो लिखी हुई है मैम वो तो लिख ली है, जो बीटा नेगेटिव वाली आप कह रही है ना, मैं लिखवाती हूँ। उसमें +1 लिखना है। हाँ जी, लिखें एक्स जेड ए, बीटा नेगेटिव के लिए। और इसमें से बीटा नेगेटिव माइनस होगा तो जो डॉटर बनेगा वो Z+1, और साथ एटॉमिक मास वैसे का वैसे आ जाएगा। आप समझ आइए आपको? ठीक है। सही है, लिख लिया जी सबने? ये वो मैंने इसलिए जी नहीं लिखवाई, मैंने कहा ये बच्चे खुद लिख लेंगे। Z-1 बीटा पॉजिटिव के केस में Z-1, और बीटा नेगेटिव के केस में Z+1 हो जाएगा। और ये इन दोनों की इक्वेशन सेम है, ये अल्फा की है, ये दोनों अल्फा के काम है। ये अल्फा की मैम, इनमें इक्वेशन फर्क है, और क्या ये होता बीटा। है माइनस पॉजिटिव वाले में? हाँ जी, क्या? इन बीटा नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फर्क हाँ होता है? जी, बीटा पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क ये है कि इनके अंदर न्यूट्रॉन्स की मतलब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से जब निकलते हैं तो बेसिकली प्रोटॉन जो है ना, वो इस केस में क्या होता है कि प्रोटॉन एक कम हो जाता है, और इस केस में प्रोटॉन एक ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसके एटॉमिक नंबर पे फर्क पड़ता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं ये पार्टिकल्स, ठीक है। ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसम्यूटेशन बेसिकली इज अ प्रोसेस। आप लोगों ने ये भी नाइन्थ क्लास की बुक्स में पढ़ा होगा, नाइन्थ से लेके सेकंड ईयर, और सेकंड ईयर से बाद बीएस और हाई क्लासेस में। यहाँ से ट्रांसम्यूटेशन की तो डेफिनेशन तो सबको पता होगी। आगे वाले प्रोसीजर जो है ना वो हर जगह वेरी करते हैं, कि आप फिजिकल वालों में तो सारे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन खैर बाकियों का नहीं मुझे पता। ट्रांसम्यूटेशन की बात करते हैं। कहते हैं इज अ प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन टू प्रोड्यूस एन एटम विद अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ये बिल्कुल उसी तरह से जो पीछे अल्फा बीटा और गामा निकलते हैं, वो इस तरह से निकलते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को चेंज कर देते हैं। कैसे? वो अल्फा पार्टिकल हो, बीटा अल्फा निकले थे तो आपने कहा था उसके 2 प्रोटॉन कम हो जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं। इसी वजह से वो क्या होता है कि जो एटम है आपका डाटर वाला, वो अपनी पोजीशन से 2 स्टेप पीछे चला जाता है। अगर बीटा पॉजिटिव निकला था तो उसका क्या हुआ था कि उसका एटॉमिक नंबर, उसमें एक प्रोटॉन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर 1 स्टेप पीछे चला जाता है। और अगर बीटा नेगेटिव निकलता है तो उसके एक एटॉमिक नंबर में 1 स्टेप आगे की तरफ एडिशन हो जाती है। तो ये जो प्रोसीजर है जिसमें आपका एक पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाए, एक डिफरेंट एलिमेंट में चेंज हो जाए, पहले वो कुछ और था, रेडियो एक्टिविटी करने के बाद, यानी अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करने के बाद वो एक न्यू डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाए, उस प्रोसीजर को आप लोग क्या कहते हो? ट्रांसम्यूटेशन कहते हो। कन्वर्जन ऑफ वन एटम इनटू एन अदर एलिमेंट। और ये क्यों होता है, ये आपको कल भी बात बताई थी कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ट्रांसम्यूटेशन का प्रोसीजर जो है ना फॉलो करते हैं। न्यूट्रॉन डिफर, पता क्या है असल में, जो न्यूट्रॉन है ना वो भी निकलते हैं मोस्टली। जो न्यूट्रॉन जब निकलते हैं ना वो गैमा रेस की फॉर्म में निकलते हैं। न्यूट्रॉन से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन पे चार्ज नहीं है। जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है ना, प्रोटॉन के चार्ज की वजह से इस पे फर्क पड़ता है, इसके एटॉमिक नंबर पे। आप न्यूट्रॉन को सिर्फ मास नंबर की टर्म्स में डिफाइन करते हो। मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
तो जो डिस्पोजिशन है वो हमेशा एटॉमिक नंबर की वजह से ही चेंज होगी, और वो तभी चेंज होगी जब आपके प्रोटॉन चेंज होंगे। तो बेसिकली जब इंटरेक्शन हो रहा होता है ना अंदर न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये दोनों क्या करते हैं, ये आपस में इस तरह से कम्बिनेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अल्फा पार्टिकल निकाल रही हूँ, तो आप देखो, तो मैं अल्फा पार्टिकल में सिर्फ दो प्रोटॉन तो नहीं निकाल रही, उसके साथ दो न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। तो जब दो न्यूट्रॉन भी निकले हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अल्फा पार्टिकल आपस में ही अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो भी चल रहा होता है, वो उसको पता होता है कि उसने कितना स्टेबल होना है। मिसाल के तौर पर यूरेनियम की बात करें तो वो 90 पे अगर स्टेबल हो सकता है तो वो अपने अंदर से अल्फा निकालेगा, बीटा नहीं निकाल सकता। बीटा उसको दो दफा निकालने पड़ेंगे, तो वो एक ही दफा में अल्फा निकालेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस को पता होता है कि वो कितना स्टेबल होना चाह रहा है, तो इसलिए वो कर क्या करते हैं, उसको पता होता है कि उसने अपने अंदर से अल्फा निकालना है, बीटा मीट करना है या गामा मीट करना है। समटाइम वो स्टेबल सिर्फ एक्साइटेशन की वजह से अनस्टेबल हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर से गामा रेडिएशन एमिट करते हैं, न्यूट्रॉन्स मोस्टली निकालते हैं, तो वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर जो है, ये जिसमें आप लोग कन्वर्जन करते हो, एक एटम से दूसरे एटम में जाते हो, वो दो तरह के मेथड इनकी वजह से बनते हैं। एक होता है फिजन रिएक्शन और एक होता है फ्यूजन रिएक्शन। ये जरा देखें एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन प्रोटियम, उस प्रोटियम को एक और प्रोटियम से क्या कहते हैं कि उनसे उसने उसके साथ, अच्छा मैं अभी नहीं नाम बता रही कि ये फिशन हो रही है या फ्यूजन, आप बस ये समझ लें। एक प्रोटियम दूसरे प्रोटियम से मिला और उसके नतीजे में उसमें ड्यूट्रियम बना दिया। वन हाइड्रोजन, एटॉमिक मास है वन, इसका भी एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर, ये वन वन हो गए, एटॉमिक मास ही है वन, और वन दोनों मिलके टू बनाते हैं, ये ड्यूट्रियम बन गया। एक इस तरह का एक और प्रोटियम के साथ मिला तो हीलियम के तीन बन गए, ये एटॉमिक मास शो कर रहा है। ये वन, इसका भी वन होगा, नीचे वाला सेम टू सेम, दोनों आपस में मिलेंगे तो ये टू हो जाएंगे। ये टू फर्दर वन से मिलेगा तो एक नया एलिमेंट बनेगा जिसको आपने हीलियम कह दिया, जिसके अंदर तीन एटॉमिक मास है। नीचे से भी बिल्कुल यही सिमिलर चेन चलती आ रही है। ये सिर्फ प्रोसीजर बता रही हूँ कि ये ट्रांसम्यूट होगा, यानी एक आपने शुरू कहाँ से किया था, प्रोटियम से, आप एंड देखिए कहाँ पे होगा वो भी पता चल जाएगा। फिर इस तरह से एक नीचे से आएगा हीलियम थ्री का, और एक ऊपर से हीलियम थ्री का, दो चेन चलेंगी, हीलियम थ्री थ्री आए। उसके बाद कहते हैं जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो हीलियम फोर, जिसके अंदर दो प्रोटॉन दो ही न्यूट्रॉन होते हैं, अल्फा पार्टिकल बेसिकली, ये बन जाएगा, एक नया न्यूक्लियस बन गया है आपके पास। और इसके साथ कुछ इसके अंदर से निकलेगा, वो क्या निकलेगा वो आप खुद बताएंगे। तीन और तीन छह होते हैं, चार तो यहाँ पर आ गया, तो जो निकलेगा वो कौन सा होगा, वो इस तरह से कुछ होंगे। ठीक है, या इस तरह के दो हो सकते हैं या इस तरह का एक हो सकता है। तो हमें इससे बाय प्रोडक्ट की कंसर्न नहीं होती, हम लोगों ने क्या देखना है कि आपने शुरू किया था हाइड्रोजन प्रोटियम से, और आप लोग खत्म कहाँ पे कर रहे हो, आप लोग हीलियम पे आकर खत्म हो रहे हो। तो आप लोगों की जो ये ट्रांसम्यूटेशन हुई है, आप एक आपने न्यूक्लियस को छोड़ लिया था, कोई और एलिमेंट था, और वो एंड कहाँ पे हुआ है, वो एंड हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज आप लोग क्या करते हो, ट्रांसमिटेशन के प्रोसीजर में पढ़ोगे, दो तरह के रिएक्शन होंगे, एक होगा फिशन रिएक्शन और एक होगा फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, फिशन भी हो सकती है और फ्यूजन भी हो सकती है। फिशन का मतलब है काटना, तोड़ना किसी चीज को, तो इसका मतलब है कोई बड़े न्यूक्लियस होंगे, एलिमेंट्स ऐसे अनस्टेबल बड़े न्यूक्लियस जो उनको आपने तोड़कर स्टेबल करना है। और फ्यूजन में क्या करोगे, छोटे छोटे एलिमेंट, जैसे इस तरह यहाँ पे हुआ है, छोटे एलिमेंट मिलके बड़ा बनाते जा रहे हैं, बड़ा बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूजन होती है कि जोड़ना, फ्यूज करना, और फिशन का मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ तक एक आपको जितनी प्रॉब्लम है यहाँ तक सॉल्व कर लें, अगली जो मीटिंग है नेक्स्ट वाली मैं स्लाइड शुरू करूंगी। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हो रही है। अब आप लोग पूछ लें, अगर कोई पीछे इससे पीछे जितना भी कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। मैम एंड पे बीटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोबारा बता दीजिएगा। ठीक है, नहीं इधर ही बताती हूँ मैं, अभी है 2 मिनट चल रही है। ये बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, यहाँ पे अगर आपने सिर्फ देखना है कि जो इक्वेशन आपको दी हुई होगी पेपर के अंदर, आपने ये देखना है कि वो बीटा पॉजिटिव है या बीटा नेगेटिव है। क्लियर कट, बस बात ये याद रखनी, अगर बीटा पॉजिटिव पार्टिकल निकलेगा उसके अंदर से बीटा डिके हो रहा है, आपका पेरेंट न्यूक्लियस या अपने अंदर से बीटा पार्टिकल निकाल रहा है, तो फिर आपने ये देखना है कि बीटा पॉजिटिव निकाल रहा है या बीटा नेगेटिव निकाल रहा है। अगर तो वो बीटा पॉजिटिव निकालेगा तो उसका एटॉमिक नंबर वन स्टेप पीछे जाएगा, यानी जी नेगेटिव वन हो जाएगा। अगर वो बीटा नेगेटिव निकाल रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर जी पॉजिटिव वन हो जाएगा, और वो वन स्टेप आगे ऑनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा पीरियोडिक टेबल में। इस ये जो डिस्पोजिशन होती है ना एलिमेंट्स की, इसको कहा जाता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि आपका पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट एटम जो है,
वो कोई पार्टिकल निकालने के बाद अल्फा, बीटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो अपनी पोजीशन पर नहीं रहता, बल्कि एक कदम पीछे, दो कदम पीछे या एक कदम आगे भी चला जाता है। तो न्यूट्रॉन निकालेगा तो न्यूट्रॉन में वो सिर्फ स्टेबल होगा, ठीक है। और ये उसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात ये इसने लिखी हुई है ना, ये प्रोटीन और एंटी न्यूट्रॉन और ये सारी चीजें जो है ना निकलती हैं, इनके साथ साथ ही निकलती हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ता। जो मेजर पार्टिकल है या फंडामेंटल पार्टिकल है वो है अल्फा, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, और गैमा से फर्क नहीं पड़ता। गैमा में सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी अटेन होती है, उसकी एक्साइटेड स्टेट से लेके उसको स्टेबल स्टेट पर लाया जाता है। उसमें ये नहीं करते कि जो है पेरेंट एटम है वो चेंज हो जाएगा किसी और चीज में। उसमें पेरेंट और डाटर दोनों एक जैसे रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेट में फर्क पड़ेगा, ठीक है। मैम बीटा नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, और बीटा पॉजिटिव का कोई और नाम होता है? बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, नहीं वही नाम होता है। उसे ना एंटी, उसे पॉजिट्रॉन भी कहा न्यूट्रिनो कहते हैं? पॉजिट्रॉन भी कहा जाता अच्छा, पॉजिट्रॉन। बीटा है। हाँ जी। पॉजिटिव को? हाँ जी। बीटा पॉजिटिव का नाम बताया ना आपने। हाँ जी। हाँ, इसका ये नेगेटिवली चार्ज होता है तो इसको इसलिए इलेक्ट्रॉन कहा जाता है कि ये एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज कर देगा। और इसको जो है ना पॉजिट्रॉनो भी कहा जाता है, समटाइम इसको एंटी न्यूट्रॉनो भी कहते हैं, मतलब इसके कुछ नाम है, ठीक है। ये हम इसे बीटा पॉजिटिव भी पढ़ते हैं। मैम फिशन जो रिएक्शन है वो तो हम कहते हैं कि हैवियर एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेबिलिटी के लिए कर रहे होते हैं, अपने आप को डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन फ्यूजन रिएक्शन जो है वो नेचुरली भी होता है, मतलब जैसे सन में होता है, या इसकी फिर क्या रीजन है? वैसे तो वो है जैसे बम वगैरह बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन बम, उसमें फिर ये फ्यूजन रिएक्शन होता है जी एनर्जी बिल्कुल। के लिए। हाँ जी। वो तो बेसिकली, आर्टिफिशियल है। हाँ जी, लेकिन आर्टिफिशियली नेचुरल। आर्टिफिशियली करवाया जाता है, नेचुरली सिर्फ सन पे हो रहा होता है। मैं आपको इसका बताती हूँ। एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि एग्जाम्पल सारी करनी है, तो एग्जाम्पल आपको करने की जरूरत क्या है? अगर आपको समझ आ गया कि अल्फा के निकलने से इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पे ये फर्क पड़ेगा, बीटा से ये, तो आप लोग एग्जाम्पल बेशक ना करें, कोई मसला नहीं। मैं इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल दे दूंगी, या पेपर में कोई और एग्जाम्पल आ जाएगी, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है। अब आपकी बात पे आते हैं। आपने कहा फिशन, ये मैं आगे वाली यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे, फिशन और फ्यूजन, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जो नेचुरली फ्यूजन रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सन पे हो रहा है, और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। हम बेसिकली ये जो फिशन और फ्यूजन रिएक्शन है, ट्रांसम्यूटेशन अगर बात की जाए तो ये करवाते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। दोनों के यही काम है, क्योंकि ये बहुत अनकंट्रोल्ड वे में होते हैं, इनको मतलब इतना ज्यादा ये खासी तबाही क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए एक्सप्लोसिव होते हैं, इसलिए ये करवाए नहीं जाते। रेडियो एक्टिविटी नेचुरली हो रही है तो वो कुदरती तौर पर खुद ही वो निकाल निकाल के एलिमेंट स्टेबल होने की कोशिश करें, हम उसे रोक नहीं सकते। हम आर्टिफिशियली जो काम करवा सकते हैं वो फिशन और फ्यूजन, फिशन भी उसमें आता है, हम लोग फिशन रिएक्शन भी करवाते हैं आर्टिफिशियली। उसमें भी आप लोग देखो, हाँ, एक एलिमेंट है वो खुद ब खुद नेचुरली अपने अंदर से रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना होगा, वो फिशन रिएक्शन नहीं होगा। फिशन रिएक्शन के लिए ना कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस मैं पढ़ाती हूँ आपको। तो पहले जो है वो फिशर रिएक्शन पढ़ते हैं। कहता है यह है ब्रेक डाउन ऑफ हैवी न्यूक्लिया इनटू द स्मॉलर वन। पहली बात, और फ्यूजन में क्या होगा कि आप लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज करोगे, आपस में जोड़ोगे और एक बड़ा न्यूक्लियस बना लोगे। इसमें बड़े न्यूक्लियस को तोड़ेंगे और इसमें छोटे न्यूक्लियस को मिला के बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। और ये दोनों आर्टिफिशियली करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिशर रिएक्शन होने के लिए भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होती है, जिसे आप क्रिटिकल मास कहते हो। कहता है फिशर रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसकी फिशन होनी है, उसके एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक मैस रिक्वायर्ड होता है, जिसे फिशर रिएक्शन कहा जाता है। और फिशर रिएक्शन के स्टार्ट होने के लिए भी आप लोगों को कोई ना कोई जिसे डी क्या कहते हैं, उसको स्टार्टअप के लिए भी जरूरत होती है। जैसे आप लोग अभी एग्जांपल देखोगे तो उसमें न्यूट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। जो अगला लिखा हुआ है पॉइंट वो ये है, द प्रोसेस ऑकर एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड इन हैवी न्यूक्लियाई। ये हैवी न्यूक्लियाई वाली बात तो समझ आती है, क्योंकि ये हमेशा बड़े न्यूक्लियस में होगा। फिशन तो बड़े को ही तोड़ के कर सकते हैं ना, मतलब तोड़ना है तो वो बड़े को ही तोड़ेंगे, छोटे को नहीं तोड़ सकते। और ये हमेशा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर होता है, मतलब कि इसके लिए कोई बहुत ज्यादा मिलियन या बिलियन कैलवन्स नहीं चाहिए होते हैं, इसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। हाँ, थोड़ा सा नॉर्मल, नॉर्मल से मुराद रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा, लेकिन उसको क्या कह सकते हैं कि ये इसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर फिर भी कैरी आउट किया जा सकता है। ये जो है फ्यूजन रिएक्शन वो आप लोग ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर नहीं ऑपरेट करवा सकते, इसको वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और ये
जो है वो लाइटर न्यूक्लियाई को आपस में जोड़ने से रिएक्शन होता है। तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इन द फिशर रिएक्शन। अब आप लोग देख के ये कहोगे कि इसमें से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी रिलीज हो रही है, तो फिशर रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या होगा, कंपैटिबल होगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और फिशर रिएक्शन में पर फिजन, ये बात जरूर याद रखिएगा, अभी अपने जहन में ये बात रखिएगा, मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे एक फिशर रिएक्शन के नतीजे में इतनी एनर्जी निकलती है, जबकि फ्यूजन में इतनी एनर्जी निकलती है। ठीक है, एक मिनट जरा रुकिएगा। अगला पॉइंट जरा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये जो 200 है, आप ये देख के अंदाजा लगाएंगे कि फिशन रिएक्शन से शायद एनर्जी ज्यादा निकलती है। बट एक नाम होता है, उसे कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी एक्सचेंज। ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये इसमें यूज की जाती है। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि ये कितने परसेंट काम करेगा। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि इतनी एनर्जी तो इसने निकाल दी, बट ये क्या एक्सचेंज भी करेगा किसी के साथ, क्योंकि आप लोग इसकी डायरेक्ट निकलने वाली हीट एनर्जी होगी, उसको तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना किसी प्रोसीजर के लिए, उसको एक्सचेंज कराना पड़ेगा किसी मटेरियल के साथ। तो वो अपनी निकलने वाली हीट एनर्जी हो गई या एनर्जी जो उसके अंदर से लिबरेट हो रही है, वो उसको एक्सचेंज करेगा किसी और मटेरियल के साथ। उस मटेरियल की एनर्जी को आप लोग अपनी एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हो। ये जो है आप लोग बिजली जो घरों में होते हैं, जिनको आपको पावर हाउसेस भी कहा जाता है, वहां पे प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी जो एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एक्सचेंज है ना फिशन रिएक्शन की, वो बहुत लो है कंपैरेटिवली फ्यूजन रिएक्शन के। इन दोनों के अगर कंपैरिजन करें तो उसका एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो कम है, इसकी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। आगे लिखा हुआ है जो फ्यूल इसके अंदर यूज होता है फिशन रिएक्शन में, उसको स्टोर किया जा सकता है और उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। वो मोस्टली सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन जो इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े से डेंजरस होते हैं। इसके फ्यूल को स्टोर करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, हाइड्रोजन बॉम्ब इसके नतीजे में बनता है बेसिकली, जैसे सन पे भी रिएक्शन है। तो वो कहता है उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि वो आपस में खुद ही रिएक्ट करते जाएंगे। आप लोग उसको कंट्रोल करना, उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो डेंजरस तो नहीं होते, बट उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो अभी तक आप लोगों के पावर हाउसेज हैं, वहां पे फिशन रिएक्शन के जरिए आप लोगों की पावर प्रोडक्शन करवाई जाती है, पावर जनरेशन करवाई जाती है। और फिशन रिएक्शन की आम मिसाल एटॉमिक बॉम्ब है, उसका आगे सारा प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया हुआ है। जबकि फ्यूजन रिएक्शन की जो जनरल एग्जांपल दी जाती है वो हाइड्रोजन बॉम्ब है। डी डिटोनाइज करने के लिए ना, मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जब बॉम्ब को या जिस मटेरियल को डिटोनाइज करते हैं ना, बेसिकली उसको निकालते हैं। क्रिटिकल मास की बात करी थी। क्रिटिकल मास से मुराद वो वाला मटेरियल, इतना स्पेसिफिक मैस होगा किसी मटेरियल का जो जिसने फिशन करनी है, तो ही फिशन रिएक्शन स्टार्ट होता है। इसलिए ये नेचुरली होना फिशन रिएक्शन एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि उसको स्टार्टअप कराने के लिए भी कुछ पार्टिकल्स की जरूरत होती है। जैसे आगे एग्जांपल में देखें जरा, यहाँ पे फ्यूजन और फिशन के दरमियान फर्क लिखा हुआ है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन। ये ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियर, हीलियम मिल रहा है लिथियम के साथ। तो हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन है, दो ही न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे। और आगे लिथियम को देखें, तो लिथियम के अंदर तीन प्रोटॉन, पॉजिटिव तीन प्रोटॉन नजर आ रहे हैं, और ब्लू कलर के तीन न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको। इन दोनों के जब आप लोग कंबाइन करोगे तो आपके नतीजे के तौर पर 6 और 4 एटॉमिक मास हो जाएगा 10, और एटॉमिक नंबर 3 और 2 5, यहाँ पे बोरॉन आ जाएगा। ये है फ्यूजन। इसमें क्या हुआ है, लाइटर न्यूक्लियाई। अच्छा जी, मैं कर देती हूँ एफिशिएंसी वाला, मैं पॉइंट रिपीट कर देती हूँ आपको। इसमें क्या हुआ है कि दो स्मॉलर न्यूक्लिया आपस में कंबाइंड हुए हैं और आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस बन गया है। जबकि इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तो वो दिखा नहीं सकता था, फिलहाल उसने जितने दिखाए हैं 92 उसके अंदर प्रोटॉन है, और 235 में से 92 माइनस करेंगे तो उतने उसके पास न्यूट्रॉन है। ये 147 या 141 आएगा आई थिंक, करके देख लीजिएगा। 143 आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 143 ये आपके पास प्रोटॉन, इसके पास 92 है, और 143 इसके पास न्यूट्रॉन है यूरेनियम के पास। इसके ऊपर उसने एक न्यूट्रॉन का पार्टिकल फेंका। इसने जब ये न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस को डिस्टर्ब कर दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की रेशियो डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब होने के बाद वो कहता है वो इस तरह से टूटता है कि वो फिशन का रिएक्शन शो करवा रहे हैं ना, वो इस तरह से टूटता है कि उसके अंदर से दो न्यूक्लियाई बनते हैं, एक है बेरियम और एक है आपके पास क्रिप्टॉन। तो अगर मैं 141 के अंदर 92 ऐड कर दूं तो वो 235 नहीं बनता, बल्कि उससे तीन कम बनते हैं। देखो 141 प्लस 92 करोगे तो ये बन जाएगा 3, और 9 और 4 3 और 1, 233 बनेगा, 232 बनेगा। ठीक है,
आई थिंक 233 या 232 बनेगा, ठीक है। अब हाँ 233 बनता है, ये 233 बनेगा। एक न्यूट्रॉन ये भी था, तो ये 236 है ऊपर, यहाँ पे 232 बन रहे हैं। तो इसका मतलब नीचे वाला जो है एटॉमिक नंबर, दोनों को जब दोनों को प्लस करोगे तो वो 92 ही रहता है, उस पर फर्क नहीं आता। यानी प्रोटॉन तो सब में बराबर थे, न्यूट्रॉन की आधी आधी अमाउंट गई है फिशन रिएक्शन में। और साथ चूंकि न्यूट्रॉन बैलेंस नहीं हुआ, तो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन भी निकल आते हैं। आप बेशक इसको बैलेंस करके देख लें, आपको पता चल जाएगा ये किस तरह से हुआ है। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, फर्दर क्या होगा, एक न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम पे जाएगा, ये भी अगले यूरेनियम पे जाएगा, और ये भी अगले पे जाएगा। तो हर एक अपने अपने 3 निकालेंगे, तो 3 3 9 और 3 27, सॉरी 3 और 3 9 6 और 3 9, अगली दफा 9 निकलेंगे। तो हर एक के में से 3 3 निकलते जाएंगे, इस तरह से वो क्यूबिक और मल्टीप्लाई होते जाएंगे, और वो बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो आपके पास एक क्राउड ऑफ न्यूट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा फिशर रिएक्शन में। तो इसलिए फिशर रिएक्शन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसको जो है ना कंट्रोल्ड वे में, इस फ्यूजन के कंपैरिजन में तो इजी होता है। लेकिन वैसे अगर आप लोग इसको खुला छोड़ दें फिशन रिएक्शन को, तो वो एक्सप्लोजिव होगा, वो एटॉमिक बॉम्ब के फॉर्म में होगा, ठीक है। और अगर आप इसको कंट्रोल्ड वे में करते हो, तो इसके जरिए आप लोग प्रोडक्शन ऑफ जो है ये पावर हाउसेज में आप लोग पावर जो है ना प्रोडक्ट जनरेशन करवा रहे होते हो। अब वो बच्ची जो कह रही थी ना एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का, तो वो वाला पॉइंट कुछ ये था कि जरा देखें, मैंने कहा कि बेसिकली आप लोग जब प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं ना एनर्जी की, मैं अगर आपको अगले न्यूक्लियर रिएक्टर में समझाऊं, तो आपको ये पता होगा कि एक तो मटेरियल ने निकल के, मैंने फिशन रिएक्शन के लिए फॉर एग्जांपल ले लिया यूरेनियम, ठीक है। अब यूरेनियम से वो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, वो अगले यूरेनियम पे अटैक कर रहे हैं, और आपकी एनर्जी निकलती जा रही है। ये एनर्जी जो है ना, ये हीट की फॉर्म में निकलती है। आप इस हीट से जो है ना जनरेट नहीं करवा सकते पावर को, बिजली प्रोडक्ट नहीं करवाते, इसमें बिजली नहीं प्रोड्यूस होगी, हीट से नहीं बिजली डायरेक्ट प्रोड्यूस होती। तो वो जो हीट है वो किसी और चीज को दी जाएगी, वो मैं आपको समझाती हूँ वो क्या तरीकाकार है। वो हीट दी जाती है पानी को। पानी क्या होता है, वो बॉयल होता है, वो स्टीम में चेंज होता है, और उस स्टीम से जनरेटर को रन करवाया जाता है। अब देखो इसने हीट एक्सचेंज करनी है, तो ये जो एनर्जी एक्सचेंज है ना, इसकी एफिशिएंसी होती है। फिशर रिएक्शन की एनर्जी एक्सचेंज जो है वो लो है, फ्यूजन रिएक्शन की एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा है। कंपैरिजन है दोनों के दरमियान मैंने किया हुआ, ठीक है। अब उसको एनर्जी वाला का पॉइंट समझ आ गया। वो बाकी जो बात है ना, वो प्रोडक्शन कैसे हो रही है, वो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग पढ़ते हैं। जी ओके, मैम का मैसेज करेंगे तो मैं आगे पढ़ाना शुरू कर दूंगी, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन है किसी को? ओके मैम, ठीक है, ओके। न्यूक्लियर रिएक्टर पे आते हैं। मैम नीचे दोनों एग्जांपल्स दी हुई हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? एक के नीचे हाइड्रोजन बॉम्ब था और एक के नीचे एटम बॉम्ब था। दोनों में फर्क है ना, ये जो वो उनकी एप्लीकेशन है। अभी आगे जाके ना एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब की दोनों की एग्जांपल दी हुई है, वो भी जब आप फिशन और फ्यूजन, अच्छा एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है, फिशन होती है, यूरेनियम एटम को तोड़ा जाता है, और यूरेनियम एटम को तोड़ने से एनर्जी रिलीज करवाया जाता है। जबकि हाइड्रोजन बॉम्ब में हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करके हीलियम के न्यूक्लियर बनाए जाते हैं, और वो फ्यूज होते हैं। लेकिन एनर्जी दोनों केस में निकलेगी। आप लोगों ने अगर पीछे वाली एग्जांपल ये देखो था, यहाँ पे ये जो एनर्जी निकल रही है ना, ये धमाका जो हो रहा है आपको एक्सप्लोजन की फॉर्म में, ये एनर्जी निकल रही है, ये फ्यूजन रिएक्शन की है। फ्यूजन रिएक्शन की तो सबको समझ आती है कि हाँ वहां से एनर्जी निकलेगी। लेकिन फ्यूजन की समटाइम बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो फ्यूजन में भी एनर्जी निकलती है, और हर पर फ्यूजन के लिहाज से निकलती है। We can say more energy is liberated in fusion as compared to fission due to the more energy efficiency। एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो फिशर रिएक्शन में ज्यादा हो रही है। देखें जरा, ये देखें रिएक्शन, सॉरी 20 मिनट, ये देखें, ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 3 to 24 है। एनर्जी लिबरेट यहाँ से ज्यादा होगी, बट एक्सचेंज जो है वो कम होगी। ज्यादा, बहुत ज्यादा हीट निकल आती है इसके अंदर से, बट वो किसी मटेरियल को आगे एक्सचेंज नहीं कर पाती, तो वो जाया होना शुरू हो जाती है। इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है इस फ्यूल की, इस फ्यूल की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। एफिशिएंसी और एनर्जी लिबरेशन में फर्क है दोनों में, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक। हाँ जी, ये ओके मैम, ठीक है, आपको समझ आ गई तो वेरी गुड। तो न्यूक्लियर रिएक्टर पे जाते हैं, कहता है ये डिवाइस जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सके यूजफुल और आराम से, या आप लोग कह सकते हो कि अपने पर्पसफुल मकसद के लिए हम लोग क्या करें इसको
इस तरह से डिजाइन किया जाता है जो कंट्रोल वे में फिशन रिएक्शन को लेकर चलता है, और आप लोग क्या करते हो, इससे पीसफुल पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल करते हो, इससे एनर्जी प्रोडक्ट करवाते हो। अब ये जो पूरा का पूरा मैंने ये सेटअप आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसमें पूरी एनर्जी प्रोडक्शन भी दिखाई हुई है। मैं एक एक चीज को एक एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। दिस डिवाइस इज डिजाइन टू ऑब्टेन द न्यूक्लियर एनर्जी इन अ कंट्रोल्ड वे। कंट्रोल्ड वे के जरिए पीसफुल पर्पज के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन करवाते हैं बाय यूजिंग द फिशन रिएक्शन। भी हो सकते हैं, मोस्टली फिशन ही होता है, फ्यूजन रिएक्शन हम लोग बहुत कम करवाते हैं। फ्यूजन रिएक्शन के बहुत कम न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए गए हैं, सारे के सारे न्यूक्लियर प्लांट जो है वो फिशन पे लगाए गए हैं। फ्यूजन पे इसलिए नहीं लगाए जाते क्योंकि उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो ना तो कंट्रोल रॉड से वो होगा कंट्रोल, उससे वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोज हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है ना। तो अगर उसके कांटेक्ट के अंदर कंट्रोल रॉड भी रखी जाएंगी ना, या आप फॉर एग्जांपल पानी भी रख देते हो, कोई भी चीज रख देते हो, तो वो फौरन से अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेगा। और मे भी वो चीज बहुत ज्यादा भी होगी तो लोहे की होगी या स्टील की होगी, मतलब हार्डेस्ट मटीरियल तो यहीं पे अवेलेबल है ना। तो वो उसको भी क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, रेड हॉट कर देते हैं। इस वजह से उसका एक्सचेंज ऑफ हीट ज्यादा होने की वजह से फ्यूजन रिएक्शन जो है वो कम करवाए जाते हैं। तो कंपैरेटिवली फिजन रिएक्शन को आप लोग जो है ना अपनी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल करते हो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, या इसे आप लोग कह सकते हो पावर जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हो। पावर जनरेशन ही करवाई जाती है, न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए होते हैं। तो ये जो डिवाइस है, ये यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं एक एक चीज को एक एक साथ लेके चलती हूँ। इट इज ऑपरेटेड फॉर सस्टेनिंग एंड कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इफ द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द रिएक्टर यूटिलाइज फॉर द एनर्जी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए अगर ये एक प्लांट लगाया जाए तो उसको पावर रिएक्टर कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर ही। लेकिन अगर आप लोग ये न्यूक्लियर रिएक्टर अपनी एनर्जी आगे जो है वो एनर्जी आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जनरेट करने के लिए, तो आप लोग उसको पावर रिएक्टर कहते हो। मैं इनका एक एक पार्ट ना आगे लिखा हुआ है, ये जरा अगली स्लाइड देखें, फिर मैं एक एक को लेके चलती हूँ। पहला है फ्यूल एलिमेंट। सबसे पहले आपके पास वो ये लिखा, ये नजर आ रहा है आपको फ्यूल एलिमेंट। सबसे पहले आपके पास तो वो फ्यूल होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए जिसके ऊपर फिशन रिएक्शन होना है। ठीक है। ये जो फ्यूल एलिमेंट है इसका सब क्रिटिकल मास लिया जाता है। सब क्रिटिकल मास यानी क्रिटिकल मास से थोड़ा सा कम मास रखा जाता है। जब आपने इसको ऑपरेट करवाना है, यहाँ से एक न्यूट्रॉन भेजा जाता है। वो इसके अंदर कहीं पॉकेट के अंदर रखा हुआ होता है, वो इसके अंदर स्पेसिफिक जगह पे रखा होता है। वो न्यूट्रॉन आके इससे हिट करता है इस वाली रॉड से। फ्यूल एलिमेंटेशन कहा जाता है। यूरेनियम भी फर्ज कर लें, फ्यूजन रिएक्शन में दो ही तरह के फ्यूल एलिमेंट अभी तक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है, वो है यूरेनियम और थोरियम। ठीक है। तो यूरेनियम के ऊपर एक यहाँ से न्यूट्रॉन तीन निकलेंगे, वो इस पे तीन न्यूट्रॉन अटैक करेंगे, वो आगे तीन, तीन और तीन, वो इस पे अटैक करेंगे, आगे अटैक करते जाएंगे। ठीक है। पहला एलिमेंट क्लियर हुआ कि आपके पास फ्यूल है। फ्यूल एलिमेंट ऐसे तमाम फ्यूल, ऐसा तमाम मटेरियल जिसके ऊपर आपने फिशन करवानी है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, वो हो गया फ्यूल एलिमेंट। वो दो तरह के हो सकते हैं, यूरेनियम एंड थोरियम। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज हो रही है। सवाल और कुछ नहीं पूछेंगे, ना ही उन्होंने वो आपसे पूरा रिएक्टर पूछ लेना है ना कुछ और। वो पूछेंगे मेरे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसके अंदर फ्यूल एलिमेंट कौन सा होगा, कूलेंट कौन से हो सकते हैं, कंट्रोल रॉड कौन सी हो सकती है। ये कंट्रोल रॉड वाला पिछली दफा एमसीक्यू आया हुआ था। अगला देखें, मॉडरेटर होते हैं। मॉडरेटर का काम क्या है, वो कहता है कि जैसे ही इसके अंदर से जो न्यूट्रॉन की बुछार निकलती है, एक से तीन, तीन से नौ, नौ से 27, जितने जितने भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, जब आपके पास आंसर आ जाएगा। कहता है उस न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए, कि कहीं न्यूट्रॉन जाके फौरन से हिट ना कर दे अगले पे, और उनकी न्यूट्रॉन को मैंने एब्जॉर्ब करने का नाम कहीं नहीं लिया, आपने एब्जॉर्ब करने वाला काम नहीं करना। यहाँ पे मैंने कहा न्यूट्रॉन की स्पीड को सिर्फ स्लो करते हैं, ताकि रिएक्शन एक कंट्रोल वे में हो, फौरन से विद इन द सेकेंड्स ना हो जाए। तो सिर्फ कंट्रोल करने के लिए उनकी स्पीड को कम किया जाता है। वो स्पीड कौन कम करता है, मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम है कि आप जो न्यूट्रॉन निकल हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करो। और वो मॉडरेटर तीन चार किस्म के होते हैं, ये देखें। वो मॉडरेटर वाटर है, ग्रेफाइट है, हैवी वाटर, हीलियम। अगर आपको एमसीक्यूज ये आए कि सबसे एक्सीलेंट मॉडरेटर बताओ, तो आप लोग इन दो एमसीक्यूज में से किसी एक पे टिक कर दोगे, सारे नहीं होते, एक दो ही होता है, या हैवी वाटर या हीलियम। ये एक्सीलेंट मॉडरेटर है, बट ये हैवी वाटर और हीलियम, इनको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। हैवी वाटर तो बहुत ज्यादा कहते हैं कि एक्सपेंसिव होता है, ये सिर्फ लेबोरेटरी में रिसर्च वर्क के लिए इस्तेमाल होता है। हीलियम को इस्तेमाल करना इसलिए ये मुश्किल होता है, इसको हैंडल करना मुश्किल है। ये दोनों एक्सपेंसिव है, इन दोनों का आप लोगों का इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। तो मोस्टली जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो ग्रेफाइट और वाटर होता है। चीपेस्ट जो मॉडरेटर है वो है वाटर। और ज्यादातर न्यूक्लियर
जो प्लांट हमारे पाकिस्तान में भी दो हैं, वो दोनों इसी के वाकांड में, और एक शायद न्यूक्लियर जो कनॉप में कराची में है, वो ये लगाए ही वाटर के करीब जाते हैं, और वो क्या करते हैं, पानी ही इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। अगर लिखा जाए कि जो मोस्टली यूज होने वाला मॉडरेटर है, तो आप लोग टिक करोगे वाटर पे। एक्सीलेंट, ये दो हैं, बट ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर जो मोस्टली यूज होता है वो वाटर है, तो वाटर ज्यादातर मॉडरेटर के तौर पे यूज होता है। आगे है कूलेंट्स। कूलेंट्स क्या करते हैं कि ये भी इसकी भी बात कर लेते हैं। ये क्या करेंगे कि इसके अंदर से हीट निकल रही है, एक्सचेंज भी करनी है ना हीट, वो हीट इस पानी के अंदर जाएगी। इसके अंदर जो पानी रखा हुआ है ना, वो ये जो पानी है दो तरह का काम करता है, मॉडरेटर भी काम करता है एज अ मॉडरेटर भी, इसलिए पानी को इस्तेमाल किया जाता है। एज अ मॉडरेटर भी काम करता है और एज अ कूलेंट भी काम करता है। ये पानी यहाँ से हीट अब्सॉर्ब करेगा, और आपको पता है पानी बॉयल होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो स्टीम यहाँ से जाएगी, स्टीम जाती जाएगी। स्टीम एक प्रेशर के साथ जाके, यहाँ पे तो नहीं लगा हुआ, स्टीम एक प्रेशर के साथ जाके, यहाँ पे एक मोटर लगी होती है, वो मोटर को अंदर से मतलब उसने बाहर निकलना स्टीम ने किसी तरीके से, तो वो स्टीम बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, दरमियान में लगी मोटर जो है वो घूमना शुरू कर देती है। उस मोटर के साथ जनरेटर लगाया जाता है, और मोटर के साथ जो जनरेटर होता है, वो जनरेटर क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन करवा रहा होता है। तो प्रिंसिपल तो यही था कि यहाँ पे पानी जो है, जो आपका कूलेंट के तौर पर, मॉडरेटर के तौर पर लगा हुआ है, वो सबसे पहले स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टीम इकट्ठी होती जाती है। 2-4 मिनट ही लगते हैं, इसके अंदर से इतनी एनर्जी निकलती है कि वो पूरे के पूरे पानी को, नीचे से पानी पंप किया जाता है, फ्रेश पानी को पंप करते रहते हैं, ऊपर से वो स्टीम बनती जाती है। तो स्टीम जो है वो जाके मोटर के अंदर से निकलने की कोशिश करती है, तो उसके अंदर जो मोटर है वो रन करती है, हर दफा निकालती जाती है थोड़ी थोड़ी सी अंदर से, क्योंकि मोटर का जैसे ही वो पाइप घूमता है, उसके अंदर से उतनी थोड़ी थोड़ी तरीके से स्टीम निकलती जाती है। मोटर घूमती जाती है, स्टीम निकलती जाती है, और आगे जनरेटर लगा होता है उसके। तो जो स्टीम बाहर निकलती है, वो दो काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है। आप उस स्टीम के इर्द गिर्द जो है ना, जिस तरह आप कंडेंसेशन करवा के उसको दोबारा पानी में कन्वर्ट करके वही पानी दोबारा से रीपम्प भी कर सकते हो। लेकिन क्या करते हैं, समटाइम क्या होता है कि वो स्टीम जो है वो बाहर निकाल देते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर फेंक देते हैं। लेकिन वो ज्यादातर क्या करते हैं, जो हमारे फॉरेन कंट्री, और पाकिस्तान का तो नहीं मुझे पता, लेकिन फॉरेन कंट्री में वो दोबारा से इसे कंडेंस करते हैं इर्द गिर्द से, फिर पानी बह रहा होता है उनके गिर्द, या वो रखी जाती है आइस या किसी तरीके कार से। वो क्या करते हैं, इसको दोबारा पानी को ठंडा करते हैं, और यही पानी दोबारा रीजनरेट होके इसके कूलेंट के फॉर्म में दोबारा इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो यहाँ तक बात होगी कूलेंट की और मॉडरेटर की। अब थर्ड वाली पढ़ते हैं, चौथी जो इसका मेन जो इसका फैक्टर वो है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ओ सॉरी मैंने एक भी चीज नहीं बताई आपको कूलेंट में। इसमें पानी के अंदर, पानी का चूंकि कहता है कि जब लो टेम्परेचर पे काम करना हो ना, बहुत कम टेम्परेचर पे, तो आप पानी इस्तेमाल करते हो कूलेंट के तौर पर, वही जो है ना स्टीम बनता है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके अंदर थोड़ी सी मेटल ऐड की जाती है, ताकि आपके जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई हो जाए। हाई इसलिए करवाया जाता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसके लिए कोई चीज नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, कि 100 डिग्री पे वो बाहर, 100 डिग्री तो वो मिनट में अटेन कर लेता है, ठीक है, तो मिनटों में अटेन कर लेता है। तो वो कहता है कि उस टेम्परेचर तक अचीव करने के लिए उसके अंदर मेटल्स डाली जाती हैं। मेटल डालने से क्या होता है कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, उसे आप क्या कह सकते हो, एलिवेट हो जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि जहां पे वो 100 डिग्री पे, सॉरी कम में कह दिया मैंने, एलिवेट कहना था। 100 की बजाय वो क्या होगा, आप 150 पे बॉयल हो जाएगा। 150 तो बहुत ज्यादा है, मतलब 110 या 120 पे बॉयल हो जाएगा। तो इस तरह उसका टेम्परेचर हाई करवाया जाता है, ताकि वो स्टीम बनता रहे आहिस्ता आहिस्ता करके। उस ड्यूरेशन के दौरान कंट्रोल रॉड ही इस्तेमाल की जाती है। कंट्रोल रॉड क्या चीज है, ये अगर आपके पास, ये आपको कंट्रोल रॉड नजर आ रही है, ये क्या करती है, अगर न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीडली स्पीडली तो स्पीड तो उसने मॉडरेटर ने कम कर दी होती है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं, मोस्टली ये एंड वाली एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कि अब न्यूट्रॉन थोड़े कम कम निकले, इतनी जल्दी रिएक्शन ना हो, अभी जो पिछली एनर्जी है वो पहले कन्वर्ट हो जाए, बाद में नई एनर्जी जनरेट हो, तो फिर वो क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड को अंदर डिप कर देते हैं। एलिमेंट्स के अंदर, हर एलिमेंट के अंदर क्या हो जाता है, अंदर कंट्रोल रॉड आ जाती है, इससे निकलने वाले न्यूट्रॉन इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाएंगे। कंट्रोल रॉड का काम क्या, न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करना, ताकि वो अगले एलिमेंट पे जाके अटैक ना करे। तो हर जगह वो कंट्रोल रॉड न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, फर्दर किसी एलिमेंट के ऊपर न्यूट्रॉन नहीं निकलेंगे, तो फिशन रिएक्शन बंद हो जाता है, ताकि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस या अंदर एनर्जी लिबरेट हो चुकी है, पहले उसको एक्सचेंज कर लिया जाए किसी चीज के साथ, और फिर बाद में दोबारा से ये काम स्टार्ट कर दिया जाए। तो कंट्रोल रॉड जो है ना वो बहुत कंपलसरी है, अगर ये ना हो तो क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगी।
फिशन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, वो हाथ से निकलता जाएगा, और निकलने से क्या हो जाएगा, वो एक्सप्लोड कर जाएगा, पूरे का पूरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो फट जाएगा आपका। कंट्रोल्ड आर्ट के लिए कौन सी चीजें इस्तेमाल हो सकती है, बोरॉन। और मोस्टली इसको स्टील के साथ उसका क्या किया जाता है, उसका अलॉय बनाया जाता है, बोरॉन स्टील कहा जाता है उसे, वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप लोग कैडमियम की रॉड इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लास्ट लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ये इसका कंपोनेंट नहीं है, नहीं जी, इसके साथ थोरियम। मोस्टली पता क्या है, अब यूरेनियम और थोरियम पे ही काम किया गया है, बहुत पोलोनियम पे भी काम किया जाता है, यही तीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जिन पे सबसे ज्यादा काम किया जाता है। बाकी जो है ना, वो उनकी हाफ लाइफ या तो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो डिके करने के बाद स्टेबल रह सकें, या क्या होता है कि उनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, इसलिए बाकी एलिमेंट्स के ऊपर काम बहुत कम है। फिलहाल यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम, ये तीन जो है ना सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। शील्डिंग को कंपोनेंट तो नहीं कह सकते, बट कंपोनेंट भी है, बहुत जरूरी है। ये वो है जिसके अंदर पूरा सेटअप लगाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर का। ये देखें, इस पूरा ये न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप पूरा है, ये पूरा सेटअप है, इसके इर्द गिर्द एक शील्डिंग होती है, ये जो ग्रे कलर की आपको नजर आ रही है ना, इसे शील्डिंग कहा जाता है, कि पूरा सेटअप एक शील्डिंग के अंदर रखा जाता है, ताकि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसके अंदर से जो रेडिएशन निकल रही है वो तो नहीं ना कहीं पे इस्तेमाल हो रही, वो रेडिएशन निकल जाती है कहीं से भी, वो रेडिएशन आपके इन्वायरमेंट में ना जाए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग उसके शील्डिंग लगाते हो, जो कि कंक्रीट की होती है। लेयर ऑफ कंक्रीट लिखा हुआ है, जो कि सेवरल सेंटीमीटर, किलोमीटर, मतलब आप मीटर तक कह सकते हो कि काफी फुट तक वो थिक होती है, ताकि वो रेडिएशन को टोटली अब्जॉर्ब कर दे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा की तीनों की पेनिट्रेशन पावर इतनी होती है कि वो कंक्रीट के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाए, बाहर ना निकले, एनवायरनमेंट को पोllute ना करें मजीद, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हमारी आगे 3 स्लाइड रह गई हैं सिर्फ। चैट में किसी बंदे ने पूछा, मैम कूलेंट के मतलब अगेन बता दे, ठीक है जी। कूलेंट का काम क्या था, कूलेंट का काम ये था कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कर सके। देखो एनर्जी लिबरेट होगी ना, एनर्जी लिबरेट हो गई है, आपका फिशन रिएक्शन चल रहा है, उसमें से एनर्जी निकल रही है, तो उसको किसी आप मतलब आप हीट को नहीं डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते किसी भी पर्पस के लिए, सिर्फ धमाके के अलावा। धमाका करवाना है तो फिर तो फिशन रिएक्शन में कूलेंट वो इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं, लेकिन आपने कहा ये पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप किया गया है, तो आप कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ रहे हो। न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट का काम क्या है, कूलेंट क्या करता है बेसिकली, वो आपके जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं या जो भी उसके अंदर से हीट एनर्जी की फॉर्म में निकल रही है, उस हीट को अब्सॉर्ब करेगा। उस अब्जॉर्प्शन के बाद वो जो चीज मटेरियल है जो कि वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शील्डिंग, शील्डिंग आप लोग क्या करते हो, पूरे सेटअप को किसी ऐसी जगह पे रखते हो, मोस्टली जो है वो कंक्रीट की एक ली जाती है, पूरा रूम कंक्रीट का बनाया जाता है, रूम नहीं एक शील्डिंग ही होती है, कंक्रीट की बनाई जाती है, और उसके अंदर ये सेटअप लगाया जाता है। सेटअप इसलिए लगाया जाता है उसके अंदर क्योंकि आपको पता है यूरेनियम की अगर फिशन हो रही है तो उसके अंदर से कोई रेडिएशन भी निकलेंगी फिशन के नतीजे में, तो वो जो रेडिएशन निकलती है वो कंक्रीट उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, वो इन्वायरमेंट के अंदर नहीं एक्सपोज हो सकती। सिर्फ शील्डिंग का ये काम है। कूलेंट का काम क्या है, वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है, जितनी भी एनर्जी लिबरेट हो रही है हीट की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, उसको जो है ना आप लोग क्या करते हो, क्या इस्तेमाल करते हो कूलेंट के जरिए। कूलेंट जो है ना आगे फर्दर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल होता है। आगे देखें, न्यूक्लियर तीन टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल एंड न्यूक्लियर वेपन्स। तो सबसे पहले है न्यूक्लियर एनर्जी, ये वो एनर्जी होगी जो आपकी फिशन या फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में नेट एनर्जी जो रिलीज होती है, किसी भी फिशन रिएक्शन में, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कह सकते हो, चाहे वो फिशन है चाहे वो फ्यूजन है, उस रिएक्शन के नतीजे के तौर पर जो एनर्जी रिलीज होगी, जो आपको गेट होगी, उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। और ये एनर्जी तब रिलीज होती है जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो रहा होता है, मैस चेंज हो रहा होता है, वो आप आइंस्टाइन इक्वेशन भी कह सकते हो। तो वो कहता है मैस एनर्जी कन्वर्जन की वजह से ये एनर्जी निकलती है, इसको एटॉमिक एनर्जी भी कहा जाता है। फिर है न्यूक्लियर फ्यूल, ये वो एलिमेंट, वो सब्सटेंसेस होंगी जिसके ऊपर आपने फिशन या फ्यूजन रिएक्शन करवाना है, जैसे कि आपको फिजन रिएक्शन के लिए यूरेनियम अभी पीछे मैंने पढ़ाया, तो वो फिशन और फ्यूजन रिएक्शन जिस चीज के ऊपर करवाते हैं उसको न्यूक्लियर फ्यूल कहा जाता है, मोस्टली यूरेनियम और प्लूटोनियम और थोरियम मैंने लिखा हुआ था। आगे है न्यूक्लियर वेपन, लास्ट, ये वो डिवाइस है जिसमें आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हो, बट एक्सप्लोजन के लिए करवाते हो, एक्सप्लोजिव पावर फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में। ये न्यूक्लियर फ्यूल जो है आप लोग, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसमें पीसफुल पर्पस के लिए, इसमें एक्सप्लोजन पर्पस के लिए आप लोग न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हो। इसमें फ्यूजन भी हो सकती है, फ्यूजन भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिक बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब।
ठीक है, इन दोनों की ये दो एप्लीकेशन आपको आगे पढ़ाती हूँ। वेपन वो है जिसमें एक्सप्लोजन करवानी है, न्यूक्लियर रिएक्टर वो था जिसमें पीसफुल प्रोडक्शन करवानी थी एनर्जी की, फ्यूल वो है जिसके ऊपर फिशन या फ्यूजन रिएक्शन होगा, वो चीज यानी ये यूरेनियम ही हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल। और एनर्जी वो है जो आपकी लिबरेट हो रही है किसी भी फ्यूजन या फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में। अब आती है एप्लीकेशन। जी, यहाँ तक पहले पूछ ले कोई क्वेश्चन है तो मैं, फिर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। ये दो जो रह गई हैं बस, फिर दो स्लाइड्स रह गई हैं, बाकी सारा ये मॉड्यूल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका है। फिर सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब का एक एक्सप्लेन करने वाला रह गया, और एक दूसरा आपका, ये दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन बॉम्ब। सिर्फ दो चीजें रह गई हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब तक एनीवन? ठीक है, कोई नहीं बता मेरे रहा। माँ ये सब। ठीक है जी, गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं न्यूक्लियर वेपन पे। एक है एटॉमिक बॉम्ब और एक है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब। तो पहला है एटॉमिक बॉम्ब की बात करते हैं। तो कहता है, मुझे पहले, हाँ, एटॉमिक बॉम्ब में फिशन रिएक्शन होता है यूरेनियम या पोलोनियम का। क्या करते हैं, सबसे पहले फिसाइल मटेरियल, फिसाइल मटेरियल यानी जिसके ऊपर फिशन रिएक्शन होना है, वो आपके पास मटेरियल होना चाहिए। उस मटेरियल का सब क्रिटिकल मास, यानी उस मास से कम जो इसका फिशन रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए काफी होता है, ये आपका फिसाइल मटेरियल है। ये टेम्पर, ये इसको टेम्परेचर लिखा हुआ है, टेम्पर मतलब वो एक्सप्लोजिव। ये जो है आपके अंदर, यहाँ पे वो कहते हैं डिटोनाइज करने के लिए मटेरियल को, फिशन रिएक्शन को। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यूरेनियम रखा है, डिटोनाइज करने के लिए न्यूट्रॉन चाहिए होता है उसको। तो वो न्यूट्रॉन यहाँ पे किसी पॉकेट के अंदर छुपाया हुआ होता है। तो जैसे ही एटम बॉम्ब के अंदर से वो एक चीज खींचते हैं ना, वो बेसिकली न्यूट्रॉन को वहां तक जाने की एक वे प्रोवाइड करते हैं। यानी न्यूट्रॉन को एक सीक्रेट पॉकेट में रखा हुआ होता है, या आप कह सकते हो कि सब क्रिटिकल मास को क्रिटिकल मास तक बनाने के लिए बेसिकली होता है, पता है क्या, यूरेनियम यहाँ होता है, यहाँ पे थोड़ा सा पोलोनियम का मास रखा होता है। वो क्या करता है, ये सब क्रिटिकल मास होता है, ठीक है, कम होता है, यानी फिशन रिएक्शन को स्टार्ट कराने से कम होता है, उसको पोलोनियम यहाँ पे छुपाया होता है। जैसे ही वो बंदा पता नहीं वो पिन सी निकालता है, वो जो इधर पोलोनियम पड़ा होता है वो यूरेनियम के साथ जाके मिलता है। दो सब क्रिटिकल मास आपस में मिलकर सुपर क्रिटिकल मास बनाते हैं। सुपर क्रिटिकल मास वो मास जो फिशन रिएक्शन कराने के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है, यानी उससे भी ज्यादा है। जब वो इतना ज्यादा हो जाता है तो न्यूट्रॉन भी उसके अंदर वेव बनाता है, और यहाँ आता है, जैसे ही न्यूट्रॉन इसके ऊपर अटैक करता है, फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये इतने कम टाइम में होता है कि आपको सिर्फ सेकंड्स लगते हैं। सेकंड्स के अंदर न्यूट्रॉन इसके अंदर बहुत ज्यादा फिशन कराता जाता है, अनकंट्रोल्ड वे में फिशन होती जाती है और एक्सप्लोजन होती है। एक्सप्लोजन ऐसी होती है कि जितनी भी एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में, आग की फॉर्म में, किसी की भी फॉर्म में लिबरेट होती है, और वो पूरी इर्द गिर्द की जो जितनी भी उसके इर्द गिर्द का एरिया होता है, सराउंडिंग्स होती है, उसको तबाह कर देता है। यहाँ पे जो एक मैंने बात ली है, इट एक्सप्लोस devastatingly whose energy is in tens of kilotons comparable with TNT. TNT is a trinitrotoluene, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक में। ये भी एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है। इसमें से जो एनर्जी निकलती है ना एटॉमिक बॉम्ब में से, वो कहता है इस एनर्जी, दोनों की अगर इक्वल अमाउंट ले लें, एटॉमिक बॉम्ब के अंदर जितना मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है TNT, वो इन दोनों की अगर एनर्जी को कंपैरिजन में किया जाए तो एटॉमिक बॉम्ब से जो एनर्जी निकलती है वो 10 of kilotons होती है। यानी कि इससे निकलने वाली एनर्जी के 10 टाइम ज्यादा होती है किलोटन्स के, ठीक है, इस हिसाब से। दूसरा जो बॉम्ब है वो है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते हैं तो कहता है ये फ्यूजन रिएक्शन पे बेस करता है। इसमें हाइड्रोजन हीलियम, जो हाइड्रोजन ही वो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये सारे आपस में मिलते हैं। यहाँ पे आपको ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, और एक ट्रिटियम, ये दिखाया गया है। ये मिलके हीलियम का एटम या हीलियम का न्यूक्लियर बनाते जाते हैं। आपस में से इस तरह रिएक्ट करते हैं कि दो प्रोटॉन इधर, दो न्यूट्रॉन भी इधर चले जाते हैं, एक न्यूट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। हर न्यूट्रॉन अगले प्रोटियम और ड्यूट्रियम को आपस में मिलाता जाता है, और साथ एक्सप्लोसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती जाती है। ये फ्यूजन हो रही है। अब होता क्या है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कहता है इट कंसिस्ट ऑफ अ सूटेबल फिशन बॉम्ब सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ हाइड्रोजन मटेरियल। क्यों चाहिए, हाइड्रोजन इसके इर्द गिर्द लपेटा होता है, दरमियान में एक फिशन बॉम्ब लपेटा होता है, छोटा सा फिशन बॉम्ब होता है। फिशन बॉम्ब किस लिए चाहिए होता है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए। पीछे जो फिशन रिएक्शन में एंड पे न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, वो आप कहते हो कि जब वो फिशन रिएक्शन एक्सप्लोड करता है यूरेनियम में, मल्टीपल तीन तीन के लिहाज से न्यूट्रॉन निकलते जाते हैं। सिर्फ इसको इसको स्टार्ट कराने के लिए ना, इस रिएक्शन को, फ्यूजन को, वो न्यूट्रॉन चाहिए। वो न्यूट्रॉन सिर्फ चाहिए होता है। वो मोस्टली कहता है कि सराउंडेड बाय लिथियम या ड्यूटराइड, ये वो मटेरियल आप डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल, हाइड्रोजन बॉम्ब में डिफरेंट किस्म के मटेरियल इस्तेमाल हो जाते हैं।
तो ये कहता है ये डिटोनेटेड किया जाता है जब फिशन रिएक्शन प्रोसीड करता है। वो फिशन रिएक्शन न्यूट्रॉन निकालता है, वो इन दोनों को इतनी एनर्जी दे देता है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं। पहले ये लदा पड़े होते हैं, आने वाला न्यूट्रॉन दोनों को आपस में क्या करता है, एनर्जी डिलीवर करता है। वो एनर्जी इनफ होती है जो फिशन रिएक्शन के नतीजे में निकलती है, वो इनफ होती है कि वो इन दोनों को आपस में टकरा दें। जैसे ये टकराते हैं तो निकलने वाला हीलियम न्यूक्लियस तो निकल जाता है, बट क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होती है फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में। ये जो एनर्जी निकलती है अगर इसका टीएनटी से कंपैरिजन किया जाए तो वो मेगा टन्स के, वो किलो टन्स के इक्वल थी, ये मेगा टन्स के इक्वल है। ठीक है, ये उसके लिहाज से भी ज्यादा एनर्जी निकालता है, यानी हाइड्रोजन बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ फर्क क्या है, इसके अंदर छोटा सा फिशन बॉम्ब रखा जाता है और इर्द गिर्द हाइड्रोजन के मटेरियल को जिसका आपने बॉम्ब बनाना है वो लपेट दिया जाता है। अंदर वाला फिशन रिएक्शन आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करता है, उसमें मटेरियल इतना होता है कि वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करे। वो एक्सप्लोर करता है, न्यूट्रॉन निकलता है और थोड़ी सी जो एनर्जी लिबरेट होती है वो इन दोनों को आपस में कंबाइन करने के लिए इनफ होती है। वो जैसे ही कंबाइन करते हैं, बेसिकली आपको फिर इस पूरे बॉम्ब में आपको फिशन रिएक्शन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आप फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करते हो, आप उसको छोड़ते हो, हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है और फिर एनर्जी निकलती है, फिर एक्सप्लोजन होती है। टीएनटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ये मैं सिर्फ कंपैरिजन बता। टीएनटी ना बेसिकली खुद एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है जो नॉर्मल बॉम्ब्स में इस्तेमाल होता है। ये जो छोटे छोटे ये गिराते नहीं है यहाँ पे, ये छोटे छोटे बॉम्ब्स में इस्तेमाल होता है टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलुएंट। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आ रही हूँ। अच्छा, वो दरम्यान में मेरा ख्याल स्किप हो गया था थोड़ा सा, 1 मिनट। आखिरी स्लाइड है, शुक्र है ये जल्दी काम खत्म हो जाएगा। रिकॉर्डिंग पता नहीं अब कहाँ तक लगी है। रिकॉर्डिंग तो हो रही है। यहाँ मैं ये कह रही थी कि वो टीएनटी ना कोई चीज नहीं है, वो ट्राई नाइट्रोटॉलन, वो खुद एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है। ये सिर्फ टीएनटी के साथ कंपैरिजन करवाया हुआ है इनका। बेसिकली ये जो छोटे छोटे धमाके होते हैं ना, कराची में हो गया, ये हमारे पाकिस्तान में काफी देर तक होते रहे थे, तो वो धमाके जो है वो कहते हैं एक सर्टेन एरिया तक ही कवर करते हैं। वो टीएनटी के मोस्टली होते हैं, वो टीएनटी के एक्सप्लोजिव मटेरियल को इस्तेमाल करके धमाके करवाए जाते हैं। उसके कंपैरिजन में कहता है अगर उतनी ही अमाउंट अगर आप एटॉमिक बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब की ले लें तो वो उसके कितने टन के लिहाज से ज्यादा एनर्जी निकालेंगे, ये मेगा टन के लिहाज से निकालेगा, वो किलो टन के लिहाज से निकालेगा। ये बताना सिर्फ ये चाह रहा है कि ये इससे भी ज्यादा खतरनाक है, एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब। लेकिन मुझे अभी तक ये इसकी ये समझ नहीं आई कि क्या ये अभी तक यूज हुए हैं या नहीं। अभी तक वो तो एटॉमिक बॉम्ब तो यूज हुआ था, वो आपका फैट बॉय के नाम से वहां पे हिरोशिमा और नागासाकी पे। बाकी इसका नहीं मुझे पता। अब ये जो लास्ट पे है एक स्लाइड, पहले मैं आपको कंक्लूजन बता दूं। कंक्लूजन में ये था कि आपने इस पूरे मॉड्यूल में न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक ब्रांच का एक इंट्रोडक्शन लिया, इसके सेक्शन पढ़े, जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जेटिक्स यानी कि मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, रेडियो एक्टिविटी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज को स्टडी किया। इसके अलावा आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव पढ़ा, अल्फा, बीटा एंड गैमा। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स, फ्यूल एनर्जी, फ्यूल एलिमेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर, इस तरह की चीजें मैंने पढ़ाई। लेकिन मैंने एक चीज छोड़ी, एप्लीकेशन और हजार्डियस इफेक्ट। वो आप लोगों को खुद आते हैं, अगर नहीं आते तो आप लोग किसी भी बुक से आप स्टडी कर सकते हो, उसका कोई खास एमसीक्यूज नहीं आता। क्योंकि उस एप्लीकेशन में आप लोग देखें तो सबसे पहली एप्लीकेशन तो न्यूक्लियर रिएक्टर है। दूसरी एप्लीकेशन अगर देखें फिशन फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में एटॉमिक बॉम्ब और आपका हाइड्रोजन बॉम्ब अवेलेबल है। हजार्डियस इफेक्ट आप अगर रेडिएशन के पढ़ने चाहें तो वो आप किसी भी इंटरनेट से पढ़ने, बेशक उसके पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कोई एमसीक्यूज खास उसके अंदर से नहीं आता। जी, फिशन रिएक्शन बिल्कुल एक चेन रिएक्शन है, उसको स्टॉप करने के लिए उसके अंदर कंट्रोल रॉड रखे जाते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको कंट्रोल करना पड़ता है न्यूक्लियर वेल्थ के अंदर। जैसे ही वो शील्डिंग के अंदर बाहर जो कंट्रोल रॉड रखी होती है, वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब करते रहते हैं, वक्तन फवक्तन वो कंट्रोल रॉड को उसके अंदर घुसाते हैं, ताकि वो उन न्यूट्रॉन जो एक्स्ट्रा हो गए हैं उनको ऑब्जॉर्ब करें, ताकि ये एक्सप्लोड ना कर जाए। पावर रिएक्शन में आपका फिशन रिएक्शन होता है, पावर रिएक्शन पावर हाउसेज में फिशन रिएक्शन के नतीजे में आपकी एनर्जी जनरेट करवाई जाती है, ताकि आप लोग क्या करो, कंट्रोल्ड वे में एक पीसफुल पर्पस के लिए एनर्जी को इस्तेमाल कर सको। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ठहरे मैं देखूं किसी ने और ने तो नहीं पूछा हुआ चैट में, बस यही 2 क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे पास अभी तक, यही क्वेश्चन है। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले। मैम, जैसे हमने अभी एटॉमिक बॉम्ब पढ़े, उसमें स्टॉप का क्या कॉन्सेप्ट है? उसमें स्टॉप नहीं होगा, वो अनस्टॉपेबल जाएगा, इसलिए तो एक्सप्लोजन हो जाएगी। अगर वो भी स्टॉप हो जाता तो उसको स्टॉप करा के आप लोग क्या कर सकते थे, उसको
यूजफुल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अनस्टॉपेबल होता है, उसको आप स्टॉप नहीं करवा सकते, वो एक्सप्लोड ही करता है एट द एंड। और एक्सप्लोड करके इसलिए तो कहते हैं कि उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो वहां पे सालों और सदियों तक भी रहते हैं। आप जापान की बात कर लो तो वहां पे हिरोशिमा और नागासाकी के अभी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनकी हाफ लाइफ चल रही है, तो वो वहां पे अभी भी मौजूद है। वहां से जितनी भी रेडिएशन निकलती है वो अभी भी वहां के लोगों को अफेक्ट करती है। क्रिटिकल मास, द मिनिमम मास विच इज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस आ न्यूक्लियर रिएक्शन, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए जितना मास न्यूक्लियर रिएक्टर में